वेलकम बैक टू द चैनल। तो हम प्रिपरेशन ऑफ एल्केन की सारी वीडियोस कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। कैसे एल्केन को प्रिपेयर करते हैं, सारे मेथड्स हमने डिस्कस किए। तो अब हमें स्टार्ट करना है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन, ठीक है। तो करते हैं स्टार्ट आज इस वीडियो से। तो अब हमें स्टार्ट करना है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन्स। देखो, मेनली इस टॉपिक के अंदर हमें ये सारे टॉपिक्स कवर करने होते हैं: सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एरोमेटाइजेशन, पॉलीमराइजेशन, ऑक्सीडेशन, कंबस्शन एंड पायरोलाइसिस। ये हम सब्सिक्वेंट वीडियोस के अंदर पढ़ेंगे। आज हम मेनली पढ़ेंगे सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन में भी क्या पढ़ेंगे? देखो, सब्स्टिट्यूशन भी यहाँ पे 3 टाइप्स का, दैट इज हैलोजिनेशन, नाइट्रेशन एंड सल्फोनेशन, ठीक है। तो आज की वीडियो में हमने मेनली कवर करना है हैलोजिनेशन। क्लियर? हैलोजिनेशन का क्या मतलब होता है? हैलोजिनेशन मतलब RH के अंदर आपने कोई भी हैलोजन ऐड करना। नाइट्रेशन का मतलब आपने एल्केन के अंदर नाइट्रो ग्रुप ऐड करना है, और नाइट्रो ग्रुप कौन देता है? HNO3 H2SO4, ये नाइट्रो ग्रुप प्रोवाइड करते हैं, तो इनके साथ रिएक्शन। सल्फोनेशन का क्या मतलब है? एल्केन के अंदर H2SO4 ऐड करना, मतलब सल्फोनिक ग्रुप ऐड करना, ठीक है। तो वैसे तो ये सारी मेजर प्रॉपर्टीज होती हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज होती है एल्केन्स की, पर आज की वीडियो में हम स्टडी करेंगे सब्स्टिट्यूशन में जो हैलोजिनेशन टॉपिक है उसके बारे में। आज हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे, ठीक, पढ़ेंगे, ठीक है। और बाकी की जो ये सारे टॉपिक्स हैं हम नेक्स्ट वीडियोस में कवर करते हुए चलेंगे। तो करते हैं स्टार्ट। ओके, रिएक्शन होती क्या? देखो, अगर हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात करते हैं तो सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है? पहले सब्स्टिट्यूशन का मतलब बताओ। सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है रिप्लेसमेंट, ठीक है। एक एटम की रिप्लेसमेंट बाय अदर एटम, या फिर एक ग्रुप की रिप्लेसमेंट बाय अदर ग्रुप, उसको हम क्या कहते हैं? सब्स्टिट्यूशन कहेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि सपोज मैंने एक रिएक्शन लिखी यहाँ पे। अब ये क्या है? ये दोनों रिएक्टेंट्स हैं। तो क्या हुआ? ये जो है बी ने इसको रिप्लेस कर दिया और कहां चला गया? राइट साइड में। अब इसमें क्या हुआ? देखो, AC प्लस में B, जो क्या हुआ? B जो है, B को किसने रिप्लेस किया? C ने रिप्लेस किया। C ने सब्स्टिट्यूट किया किसको? B को। तो ये क्या होता है? दिस इज द टाइप ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसके अंदर क्या होता है? एक एटम एटम को रिप्लेस कर सकता है, या एक ग्रुप ग्रुप को रिप्लेस कर सकता है, ठीक है। चलो, सब्स्टिट्यूशन का मतलब समझ में आया, ठीक है। अब हमारा जो आज का टॉपिक क्या है? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन के अंदर क्या होता है? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, रेडिकल का सब्स्टिट्यूशन होगा, ओके। अब सबसे जो इसकी मेन इंपॉर्टेंट बात होती है वो ये होती है कि ये अल्केन्स ही शो करते हैं, ओनली अल्केन्स शो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अल्केन्स के अंदर होती है ना, मतलब कि अगर आप एल्केन्स के अंदर सब्स्टिट्यूशन कराते हो तो वो क्या शो करेंगे? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन शो करेंगे, ठीक है। अगर आप सब्स्टिट्यूशन करवा रहे हो किसके अंदर? अगर आप सब्स्टिट्यूशन एल्केन्स के केस में कराते हो तो वो क्या शो करेंगे? वो शो करेंगे फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। फॉर एग्जांपल, जैसे कि मैंने ये यहाँ पे एल्केन ले लिया, ये क्या है? एल्केन। एल्केन कैसे है? ये देखो, R क्या होता है? R कोई भी एक एल्काइल ग्रुप होता है, ठीक है, एल्काइल ग्रुप होता है। अब सपोज मैंने यहाँ पे R को रिमूव करके मैंने यहाँ पे CH3 लगा दिया। अब क्या हो गया? CH3 और H क्या बन गया? ये CH4 बन गया। तो ये क्या है? एक एल्केन ही तो है, ठीक है। तो एल्केन को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम? RH की तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर मैंने क्या ऐड किया? सपोज कोई भी मैंने एक हेलोजन ऐड किया। X क्या है यहाँ पे? कोई भी हेलोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कोई भी हेलोजन है। होगा क्या? सब्स्टिट्यूशन होगा। R क्या बनेगा? X, और H क्या बनेगा? X, HX, ठीक है। तो ये क्या हुआ? इनकी क्या होगी? सब्स्टिट्यूशन होगी। कैसे? H था ना यहाँ पे, H की जगह X आ गया, X के साथ क्या चला गया? H। तो दिस इज द टाइप ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है, जिसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो पढ़ें। देखो, ये जो रिएक्शन होती है ना, इसको हम कहते हैं फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन क्यों कह रहे हैं? क्योंकि एल्केन्स के अंदर जो सब्स्टिट्यूशन होता है, एल्केन्स के अंदर, ये क्या है? एल्केन है। एल्केन के अंदर जो सब्स्टिट्यूशन होता है उसे हम क्या कहते हैं? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन कहते हैं, ठीक है। और ये क्या है? कोई भी आपका हेलोजन है, दिस इज हेलोजन, ओके। तो अब जैसे ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, अब ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की एक कंडीशन होती है कि ये ऐसे नहीं हो सकती। या तो आपने इसको लाइट देनी पड़ेगी,
या फिर आपने इसको थोड़ा हाई टेम्परेचर देना पड़ेगा, डिफ्यूज सनलाइट या फिर यूवी रेज की प्रेजेंस के अंदर ये रिएक्शन हो सकती है। अगर आप सोचोगे कि आपने लाइट नहीं दिया या फिर आपने टेम्परेचर इंक्रीज नहीं किया है, यूवी लाइट भी आप नहीं दे रहे हो रिएक्शन के अंदर, तो ये प्रोडक्ट नहीं बनेगा। ठीक है, तो एसेंशियल कंडीशन होती है इस रिएक्शन के अंदर क्या, कि सनलाइट या फिर हाई टेम्परेचर दो या फिर यूवी रेज की प्रेजेंस में ये रिएक्शन अकर होती है। ओके, तो देखो अब जो हेलोजन्स होते हैं, अब यहाँ पे हेलोजन्स क्या हो सकते हैं, यहाँ पे हेलोजन हो सकता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये चारों के चारों हेलोजन्स हो सकते हैं यहाँ पे। अच्छा, अगर मैं आपसे ऑर्डर पूछूं कि कौन सा सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा, कौन सा सबसे कम रिएक्टिव होगा, तो इनका जो रिएक्टिविटी ऑर्डर होता है वो क्या होता है, सबसे ज्यादा फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन एंड देन आयोडीन। ये क्या होता है, रिएक्टिविटी ऑर्डर होता है। दिस इज योर रिएक्टिविटी ऑर्डर, किसका, इस रिएक्शन का। मतलब कि अगर आपने यहां पर X2 की जगह फ्लोरीन ले लिया, अगर फ्लोरीन ले लिया तो बहुत ज्यादा एक्सप्लोसिव रिएक्शन हो जाएगी, हम उसको अभी स्टडी करेंगे। उससे कम एक्सप्लोजन कहां होगी, क्लोरीन के अंदर। उससे लेस विग्रस रिएक्शन कहां होगी, ब्रोमीन के अंदर। और इसके अंदर तो बिल्कुल ही विग्रस नहीं होती है। ठीक है, तो अगर आपसे कोई ऑर्डर पूछे कि रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होता है, क्योंकि हेलोजन क्या हो सकते हैं, हेलोजन चार, इस हेलोजन को आप क्या ले सकते हो, या तो फ्लोरीन लोगे यहाँ पे, या क्लोरीन लोगे, ब्रोमीन लोगे, आयोडीन लोगे। इन चारों में से आपका जो रिएक्टिविटी ऑर्डर रहेगा, जो सबसे एक्सप्लोसिव रिएक्शन देगा वो कौन देगा, फ्लोरीन। और सबसे लीस्ट एक्सप्लोजन किसके अंदर होगा, आयोडीन। वैसे इसके अंदर तो एक्सप्लोजन होता ही नहीं है, ठीक है, वो अभी हम देखेंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं विद द सब्स्टिट्यूशन से स्टार्ट करेंगे। अच्छा, अब एक बात जो है मैं आपको बताती हूँ, अभी हम स्टडी करेंगे अबाउट सबसे पहले क्लोरीनेशन, क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन स्टडी करेंगे। उसके बाद आप फ्लोरीन का, ब्रोमीन का और आयोडीन का डिस्कस करेंगे। आपको रीजन अपने आप पता लग जाएगा कि हमने क्लोरीन का सबसे पहले क्यों स्टडी किया। ठीक है, तो अब हम किसके बारे में स्टडी करेंगे, दैट इज क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन। क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन, देखो क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन करते हैं। अब आपने क्या लिया यहाँ पे, आपको क्या करवाना है, क्लोरीनेशन। क्लोरीनेशन का क्या मतलब होता है, हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन, अब हेलोजिनेशन का क्या मतलब होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन का मतलब होता है रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन बाय हेलोजन, रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन बाय हेलोजन। ठीक है, अगर आपने जैसे सपोज CH4 है, CH4 के अंदर ये क्या है, एल्केन है। ठीक है, और अगर आपने इसकी हेलोजिनेशन करवाई है, हेलोजिनेशन का क्या एक और मतलब होता है, एडिशन ऑफ हेलोजन, एडिशन ऑफ हेलोजन। ठीक है, तो अगर सपोज आपने यहाँ पे ये जो हमारी रिएक्शन मैंने लिखी थी ना एल्केन, तो ये एल्केन नहीं है, ये मीथेन लिया, इसके अंदर आपने क्या करवाया, क्लोरीन सपोज ऐड करवाया, तो क्या होगा, इसका एक हाइड्रोजन रिप्लेस होगा। अब हम इसकी रिएक्शन समझते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, हेलोजिनेशन कहते हैं, रिप्लेसमेंट ऑफ H बाय हेलोजन। अब ऐसा कोई जरूरी नहीं है ये एक ही H होगा, ये सारे H भी रिप्लेस हो सकते हैं, एक भी रिप्लेस हो सकता है, वो डिपेंड करता है आपने कंडीशन ऑफ टेम्परेचर क्या, मतलब कंडीशन क्या दे रखी है रिएक्शन के लिए। ठीक है, तो रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन बाय हेलोजन, उसे हम क्या कहते हैं, हेलोजिनेशन। या फिर अगर आप हेलोजन ऐड कर रहे हो किसी एल्केन के अंदर या किसी भी उस रिएक्टेंट के अंदर, तो उसे हम भी क्या कहते हैं, हेलोजिनेशन कहते हैं। तो अब हम क्या स्टडी करेंगे, हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन के अंदर क्या, क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन। ठीक है, ओके, तो स्टडी करते हैं। देखो अब सबसे पहले होता क्या है, आपने क्या लिया यहाँ पे, मीथेन लिया। मीथेन का क्या करवाना है, क्लोरीनेशन, मतलब मीथेन के अंदर क्या ऐड करना है, क्लोरीन ऐड करना है। अब इसका अगर मैं ओपन स्ट्रक्चर बना के देखूं, तो मैंने ऐसे लिख दिया सपोज इसको, ये भी क्या है, ये भी मीथेन ही है, CH4 ही है। ठीक है, होगा क्या, आपने यहां से क्या रिमूव करना होता है, HCl। अब ये क्या है, HCl ऐसे है, मैं इसको ऐसे लिखती हूँ, देखो CH3H प्लस में Cl। अब यहां से होता क्या है, आपने क्या करवाया, ये आपने लिया है मीथेन, ये आपने लिया है क्लोरीन, इसके अंदर बनता क्या है, यहां से HCl आपको रिमूव करना होता है। ठीक है, यू विल रिमूव HCl फ्रॉम हेयर, और बनेगा क्या, CH3 और Cl, दैट इज CH3Cl और प्लस में HCl। समझ में आया, HCl रिमूव करके वहां बन गया, बच क्या गया, CH3 और Cl। तो ये आपके प्रोडक्ट्स बनते हैं। अब क्या इस रिएक्शन को किसी कंडीशन की जरूरत नहीं है, बिल्कुल जरूरत है। मैंने आपको पहले ही बताया था, ये ले लो सर। ठीक है, कि जो आप ये करवाते हो एल्केन के अंदर, जब आप क्या ऐड करवाते हो, अभी हमने रिएक्शन लिखी थी ना, RH प्लस में X2 गिव्स RX प्लस में HX, ये रिएक्शन हमने लिखी थी ना। इसके अंदर क्या था, हमने क्या बताया था कि इसके अंदर आपको लाइट या फिर टेम्परेचर या फिर यूवी रेज, इन सब की प्रेजेंस होगी, अदरवाइज रिएक्शन नहीं होगी। तो सिमिलरली ये रिएक्शन बिना लाइट की प्रेजेंस में तो हो ही नहीं सकती। ठीक है, तो देयरफॉर ये क्या हो जाएगा, सबसे पहले इसने क्या किया, एक क्लोरीन ने
एक क्लोरीन ने क्या किया, हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया। अब आपके पास ये प्रोडक्ट आया। अब इसके अंदर क्या आप डालोगे, CH3Cl के अंदर आपने क्या डाला है, अगेन आपने क्लोरीन डाला। ठीक है, होगा क्या, इसको हम ओपन करके लिखते हैं, क्या है, C, यहाँ पे Cl, H2 यहाँ पे लिख देती हूँ, H2 और यहाँ पे H। क्या होगा, अगेन HCl रिमूव होगा, HCl रिमूव होगा और बचेगा क्या, CH2Cl2। क्या है, CH2Cl2 प्लस में HCl और किसकी प्रेजेंस में होगा, लाइट की प्रेजेंस में। ठीक है, ओके। अब हमारे पास प्रोडक्ट क्या है, CH2Cl2। अब अगेन क्लोरीन का मॉलिक्यूल है, तो देयरफॉर क्या होगा, देखो CH2 ऐसे लिख दिया, यहाँ पे Cl, यहाँ पे Cl, यहाँ पे H और यहाँ पे हमने ये दोबारा लिख दिया। क्या होगा, अगेन HCl रिमूव होगा इसके अंदर से और बनेगा क्या, बनेगा वही CHCl3। अब यहाँ पे क्या बन रहा है, CHCl3 प्लस में HCl, किसकी प्रेजेंस में होगा, लाइट की प्रेजेंस में होगा। अगेन यहाँ पे क्या है, CHCl3, क्या है, CCl3 और यहाँ पे क्या है, H। आपने दोबारा क्या डाला है, क्लोरीन का मॉलिक्यूल। वैसे सॉल्यूशन में तो है ही, मतलब कि क्या रिमूव होगा, अगेन HCl रिमूव होगा और बनेगा क्या, CCl4 प्लस में HCl। ठीक है, तो ये क्या होता है, दिस इज द होल रिएक्शन ऑफ क्लोरीनेशन ऑफ एल्केन। एल्केन मतलब मीथेन, मीथेन का। ठीक है, तो ये क्या होती है, दिस इज द होल रिएक्शन ऑफ क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन। ऐसे मीथेन का क्लोरीनेशन होता है। समझ में आया आपको, देखो क्या किया है, मीथेन के क्लोरीनेशन का मतलब क्या होता है, क्लोरीनेशन का मतलब क्लोरीन ऐड करना है। किसके अंदर ऐड करना है, मीथेन के अंदर ऐड करना है। आपने मीथेन लिया, उसके अंदर क्लोरीन ऐड किया, ठीक है, और किसकी प्रेजेंस में होगा, इसकी प्रेजेंस में होगा। क्या निकालना है, HCl आपने रिमूव कर दिया, HCl ये आ गया और बाकी का जो बच गया ये। उसके बाद दोबारा ये प्रोडक्ट ले लो, उसके अंदर आपने क्लोरीन ऐड किया, फिर HCl रिमूव करके ये बचा, यहाँ पे HCl, फिर दोबारा ये है ना, इसको यहाँ ले लो, उसके बाद क्लोरीन ऐड करो, अगेन HCl रिमूव करो ये। ठीक है, उसके बाद ये स्टेप जो है, ये पूरा का पूरा क्या होता है, दिस इज द मेथड ऑफ क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन। अच्छा, अब इसके अंदर होता क्या है कि जो ये आपने क्लोरीन लिया हुआ है ना, अगर आपने क्लोरीन यहां पर एक्सेस में लिया हुआ, अगर क्लोरीन आपने एक्सेस में लिया हुआ है तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, डायरेक्टली आपका CCl4 बनेगा। ठीक है, रिएक्शन यहां से स्टार्ट होगी, यहां जाकर के ही रुकेगी अगर आपने क्लोरीन एक्सेस में लिया है। ऐसा क्यों हुआ, देखो क्लोरीन सॉल्यूशन में बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा का क्या मतलब है, अब C के पास क्या है, 4 हाइड्रोजन है। C के पास क्या है, कार्बन के पास 4 हाइड्रोजन है। ठीक है, और आपका जो यहाँ पे क्लोरीन है, क्लोरीन तो बहुत ज्यादा है सॉल्यूशन के अंदर, तो क्लोरीन क्या करेगा, पहले एक H को रिमूव करेगा, यहाँ पर क्लोरीन लगेगा, फिर दोबारा क्लोरीन तो बहुत ज्यादा है तो ये वाला H भी नहीं वो छोड़ेगा, यहाँ पर भी क्लोरीन अटैच होगा। क्लोरीन तो एक्सेस में है, ये वाला H भी नहीं छोड़ेगा, यहाँ पर भी क्लोरीन लगेगा, और ये वाला H भी नहीं छोड़ेगा, यहाँ पर भी क्लोरीन लगेगा। तो जब अगर आपने क्लोरीन को एक्सेस में लिया हुआ है तो आपका ये प्रोडक्ट बनेगा CCl4, क्योंकि क्लोरीन एक्सेस में किसी भी हाइड्रोजन को वो नहीं छोड़ेगा, सबको रिप्लेस करेगा बाय खुद से। ठीक है, क्लोरीन से रिप्लेस करेगा बाय हाइड्रोजन एटम को। अब अगर आपने CH4 एक्सेस में लिया हुआ है, अगर आपने CH4 एक्सेस में लिया हुआ है तो क्या होगा, देखो अगर CH4 आपने एक्सेस में लिया हुआ है और क्लोरीन क्या, क्लोरीन की एक लिमिटेड अमाउंट ही लिया है, तो क्लोरीन की इतनी ज्यादा अमाउंट तो नहीं है, तो क्लोरीन सिर्फ एक ही हाइड्रोजन को रिप्लेस कर पाएगा और क्या बन जाएगा, यहाँ पे Cl बन जाएगा। तो ये क्या प्रोडक्ट है, CH3Cl। उसके बाद रिएक्शन सिर्फ यहां पर आकर के रुक जाएगी। ठीक है, यहां पर रुक जाएगा। अगर आपने क्या लिया हुआ है, जब आपने अल्केन को, मिथेन को अगर आप एक्सेस में लोगे तो यहां पर आकर के रुक जाएगी रिएक्शन, CH3Cl ही बनेगा। ठीक है, नीचे वाली कोई भी रिएक्शन नहीं होगी। पर अगर आपने क्लोरीन को एक्सेस में लिया है तो ये पूरा स्टेप्स होंगे और कहां पर आके रुकेगी रिएक्शन, CCl4। इज इट क्लियर, ओके। तो दिस इज अबाउट द क्लोरीनेशन ऑफ एल्केन, मतलब मीथेन। ठीक है, अब आपने ये तो देख लिया। अब है ना, जो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन होता है उसका एक मैकेनिज्म होता है। अब हम मैकेनिज्म देखते हैं कि किस मैकेनिज्म से ये गो थ्रू किया। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे मैकेनिज्म ऑफ फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। मैकेनिज्म ऑफ फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, मैकेनिज्म की बात करते हैं। देखो, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन के अंदर 3 स्टेप होते हैं। सबसे पहला स्टेप होता है चेन इनिशिएशन। चेन इनिशिएशन, ठीक है। अब आपके पास रिएक्टेंट में क्या है, रिएक्टेंट में आपके पास है CH4 और क्लोरीन, ये आपके पास रिएक्टेंट में है। ठीक है, अब देखते हैं। देखो, चेन इनिशिएशन के अंदर क्या होता है, सबसे पहले जो आपका क्लोरीन होता है ना, क्लोरीन मॉलिक्यूल, वो रेडिकल्स में स्प्लिट होता है। क्लोरीन है, ये रेडिकल्स में स्प्लिट होगा। कैसे, होमोलिटिक फिजन होगी। होमोलिटिक फिजन का क्या मतलब है,
एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, तो बनेगा क्या, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास। तो ये क्या है, सबसे पहले चेन इनिशिएशन के अंदर ये स्टेप होता है। अच्छा, इसके अंदर होता क्या है, ये स्टेप एंडोथर्मिक होता है। एंडोथर्मिक क्यों, क्योंकि यहां पर है ना हमें हीट देनी पड़ती है, दैट्स व्हाई दिस इज एंडोथर्मिक रिएक्शन। यहां पे हमें हीट देनी पड़ती है किसके अंदर, चेन इनिशिएशन में। अब देखो हीट यहाँ पे हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये सबसे पहला स्टेप क्या होता है, चेन इनिशिएशन, जिसके अंदर क्लोरीन मॉलिक्यूल स्प्लिट होता है इनटू क्लोरीन फ्री रेडिकल्स। ओके, दूसरा स्टेप होता है चेन प्रोपगेशन। सेकंड स्टेप होता है चेन प्रोपगेशन। चेन प्रोपगेशन के अंदर क्या होता है, अब देखो ये हमारे पास क्या आ गए, क्लोरीन फ्री रेडिकल्स आ गए। रिएक्टेंट में क्या है, CH4 है। तो होता क्या चेन प्रोपगेशन में, सबसे पहले CH4 है ना, CH4 है ऐसे, और यहाँ पे क्या है, क्लोरीन रेडिकल है। क्लोरीन रेडिकल मिला था ना हमें, ठीक है। तो होगा क्या, ये वाला बॉन्ड जो होता है वो ब्रेक होता है। कैसे, अगेन होमोलिटिक फिजन होती है ऐसे। तो इसके पास क्या आ जाता है, CH3 रेडिकल बन जाता है, और यहाँ पे क्या रिलीज हो जाता है, HCl रिलीज हो जाता है। ठीक है, ये क्या है, मिथाइल फ्री रेडिकल। इसे हम क्या कहते हैं, मिथाइल फ्री रेडिकल। हुआ क्या, CH4 था, यहाँ पे CH4 था, और यहाँ पे क्लोरीन फ्री रेडिकल रिलीज हुआ था। तो क्या हुआ, क्लोरीन फ्री रेडिकल ने CH4 के ऊपर जैसे ही अटैक किया, तो ये ऐसे अटैक किया, तो क्या हुआ, ये वाला बॉन्ड तो स्प्लिट हो गया, क्या बन गया, CH3 रेडिकल बन गया, और HCl रिलीज हो गया। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, अब जो CH3 रेडिकल रिलीज हुआ है ना, CH3 रेडिकल जो रिलीज हुआ है वो किसके ऊपर अटैक करता है, क्लोरीन मॉलिक्यूल के ऊपर अटैक करता है। और होता क्या है, इसके अंदर ये अगेन स्प्लिटिंग होती है, ठीक है, और ये ऐसे हो जाता है। जो CH3 है वो किसको ले लेता है, एक Cl को ले लेता है, और बन क्या जाता है, CH3Cl प्लस में Cl रेडिकल। ठीक है, ये जो होता है ये रिएक्शन, ये चेन प्रोपगेशन के मेन इंपॉर्टेंट स्टेप है। सबसे पहले A और B। ठीक है, सबसे पहले क्या हुआ, देखो मैं स्टार्टिंग से बताती हूँ। सबसे पहला स्टेप होता है रिएक्शन मैकेनिज्म का, रिएक्शन मैकेनिज्म मतलब कि फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन का सबसे पहला स्टेप होता है चेन इनिशिएशन, जिसके अंदर होता क्या है, जो क्लोरीन मॉलिक्यूल है सबसे पहले वो स्प्लिट होगा, होमोलिटिक फिजन होगी इन द प्रेजेंस ऑफ हीट। हीट आपको देनी पड़ेगी, किसके अंदर स्प्लिट होगा, क्लोरीन फ्री रेडिकल्स में स्प्लिट होगा। चेन प्रोपगेशन के अंदर क्या होता है, अब ये क्लोरीन फ्री रेडिकल है ना, क्लोरीन फ्री रेडिकल को रिएक्टेंट में ये दिख रहा है CH4, तो इसके ऊपर अटैक करता है। जैसे इसके ऊपर अटैक करता है तो CH3 मिथाइल फ्री रेडिकल बना लेते हैं। अब यहाँ पे मिथाइल फ्री रेडिकल को रिएक्टेंट में दिख रहा है क्लोरीन, क्लोरीन को क्यों पीछे छोड़े, ठीक है, तो क्लोरीन दिख रहा है। अब ये CH3 फ्री रेडिकल जो होता है क्लोरीन पे अटैक करता है और बनता है ये। अब चेन प्रोपगेशन, प्रोपगेशन का मतलब ये चलती रहती है। चलते रहने का क्या मतलब है, जो A और B स्टेप्स होते हैं ना, ये रिपीट करते रहते हैं। ये बनता रहता है, उसके बाद ये बनता रहता है, ये आपस में रिपीट करते रहते हैं। A और B स्टेप जो होते हैं रिपीट होते रहते हैं, दैट्स व्हाई इस प्रोसेस को हम चेन प्रोपगेशन स्टेप कहते हैं। ठीक है, तो ये स्टेप दोनों रिपीट होते रहते हैं, एक दूसरे A और B स्टेप आपस में रिपीट होते रहते हैं। और यहां पर क्या रिलीज होती है, अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होती है। देयरफॉर इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक। चेन प्रोपगेशन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। आई होप आपको इतना समझ में आया। ठीक है, अब ये तो हो गया। अब जो लास्ट स्टेप जो होता है इसका, क्योंकि एंड तो करना ही है, ऐसा तो है ही नहीं कि प्रोडक्ट कोई बनेगा ही नहीं, ये रिएक्शन होती रहेगी। तो लास्ट स्टेप जो होता है उसका होता है चेन टर्मिनेशन स्टेप। जो थर्ड स्टेप होता है वो क्या होता है, दैट इज चेन टर्मिनेशन स्टेप। टर्मिनेशन का मतलब स्टॉप करना। अब कोई ऐसा स्टेप आएगा जिसके अंदर चेन टर्मिनेशन होगी। चेन टर्मिनेशन में अब आपने अगर नोट किया है तो कितने रेडिकल्स मिले हैं, क्लोरीन रेडिकल मिले, CH3 रेडिकल मिले, यही दोनों रेडिकल्स मिले आपको जब आप अपने यहाँ पे मैंने रब कर दिया है वो। ठीक है, आप देखोगे रिएक्शन के अंदर तो आपको यही दोनों रिएक्टेंट मिले हैं। अब टर्मिनेशन का क्या मतलब होगा, ये रिएक्टेंट, अब देखो पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, क्लोरीन फ्री रेडिकल के साथ ही कंबाइन कर जाए, जो आपका मिथाइल फ्री रेडिकल है वो मिथाइल फ्री रेडिकल के साथ कंबाइन कर जाए। और तीसरी पॉसिबिलिटी क्या है, ये आपस में दोनों एक दूसरे के साथ कंबाइन कर जाए, तो फिर ये ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, अब बनेगा क्या, अब तो आप बता ही सकते हो ये क्या बनेगा, यहाँ पे क्लोरीन मॉलिक्यूल बनेगा, यहाँ पे क्या बनेगा C2H6 दैट इज इथेन बनेगा, और यहाँ पे क्या बनेगा CH3Cl। तो ये जो होता है ये लास्ट में आपके प्रोडक्ट्स बन जाता है, दैट इज क्लोरीन, C2H6 इथेन एंड CH3Cl। ठीक है, तो ये यहाँ पर आकर के आपके प्रोडक्ट जैसे ही बनते हैं वैसे ही रिएक्शन यहाँ पे स्टॉप हो जाती है। ये चेन टर्मिनेशन स्टेप होता है। समझ में आया? तो दिस वाज ऑल अबाउट द क्लोरीनेशन ऑफ एल्केन, क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन मतलब की था। ठीक है, अब सपोज आपसे कोई पूछे कि आपको लगेगा कि क्लोरीनेशन तो हमने स्टडी कर लिया, फ्लोरीनेशन, ब्रोमिनेशन और आयोडीन तो अभी रहते हैं, कैसे करेंगे यहाँ पे।
तो अगर आप जो सेकंड जो होता है, अगर आप ब्रोमिनेशन करवाओगे ना, ब्रोमिनेशन ऑफ मीथेन अगर आप करवाने की सोचोगे, तो जितने भी स्टेप्स आपने लिखे हैं ना वो सब के सब ऐसे ही होंगे एज इट इज। ब्रोमिनेशन ऑफ मीथेन के अंदर सारे स्टेप्स ऐसे ही होंगे इन सेम मैनर। जैसे आपने क्लोरीनेशन करवाया ना, आप ऐसे लिख लो, ब्रोमिनेशन ऑफ एल्केन इज सिमिलर टू क्लोरीनेशन ऑफ एल्केन। जैसे आपने क्लोरीनेशन करवाया है, मैं बार बार एल्केन पता नहीं क्यों बोल रही हूँ, मीथेन। जैसे आपने CH4 का क्लोरीनेशन करवाया वैसे ही आपने ब्रोमिनेशन करवा रहा है। कुछ भी आपने रिप्लेस नहीं करना, Cl को बस Br से रिप्लेस करना है। जहां जहां आपने Cl लिखा है वहां वहां आपको Br से रिप्लेस कर देना है। वो क्या हो जाएगा, ब्रोमिनेशन ऑफ मीथेन हो जाएगा। ठीक है, तो सारे स्टेप सिमिलर है, इसलिए मैं यहाँ पर लिख के नहीं दिखाऊंगी। आपको भी लिखने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपको क्लोरीनेशन आ गया है तो ब्रोमिनेशन वैसे कोई इतना जनरली पूछता भी नहीं है। ठीक है, क्लोरीनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो ब्रोमिनेशन ऑफ मीथेन इज वेरी सिमिलर टू द क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन। ओके, लेकिन ये क्या होता है, इसके अंदर ये लेस विग्रस होती है। जो आपकी ये रिएक्शन है ना क्लोरीनेशन, वो ज्यादा विग्रस होती है, ये लेस विग्रस होती है। वो तो आपको पता ही होगा। आपने क्या लिखी है, रिएक्टिविटी सीरीज लिखी है। रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर आपने क्या लिखा है, ये लिखा है सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होता है, फ्लोरीन, उसके बाद क्लोरीन, उसके बाद ब्रोमीन। ब्रोमीन से ज्यादा विग्रस रिएक्शन तो क्लोरीन ही देता है। ठीक है, तो ब्रोमिनेशन ऑफ मीथेन इज लेस विग्रस देन क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन। ठीक है, ओके। अब ब्रोमिनेशन तो आप कर लोगे। अब जो थर्ड है वो हम स्टडी करते हैं अबाउट फ्लोरिनेशन। ये बहुत ज्यादा देखेंगे, देखो इंपॉर्टेंट भी है। फ्लोरिनेशन का क्या मतलब है, फ्लोरिनेशन का मतलब है आपने क्या किया, CH4 के अंदर फ्लोरीन ऐड कर दिया इन द प्रेजेंस ऑफ दिस। यही है फ्लोरिनेशन का मतलब। होगा क्या, आप बना दोगे CH3F और HCl आपने रिमूव करके, यहां से आपने HCl रिमूव किया और CH3F बना दिया। रिएक्शन बिल्कुल भी गलत नहीं है, पर बहुत ज्यादा एक्सप्लोसिव रिएक्शन होती है, लैब के अंदर की ही नहीं जाती है। अगर आपको इसकी थोड़ा सा नॉलेज चाहिए तो इसके अंदर होता क्या है जनरली, अगर आपने मीथेन, देखो अभी हमने डिस्कस किया था कि जो ये रिएक्शन होती है ना RH प्लस में X2 गिव्स अस RH प्लस में HX, ये जो रिएक्शन होती है मैंने आपको बताया था कि ये विदाउट लाइट या विदाउट टेम्परेचर, विदाउट यूवी रेज नहीं हो पाती। सही बात है, ये रिएक्शन विदाउट इन कंडीशंस के हो ही नहीं पाती है। पर अगर आपने ये कंडीशन दी भी नहीं है ना, और अगर आपने मीथेन और फ्लोरीन को एक साथ रख दिया है, तो ये डार्क में भी रिएक्शन हो जाती है। इन दोनों रिएक्टेंट को सनलाइट की, टेम्परेचर की, किसी चीज की कोई जरूरत नहीं है, डार्क के अंदर भी रिएक्शन हो जाएगी और बनेगा क्या, CH3F। बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होगी, एक्सप्लोसिव रिएक्शन हो जाएगी। लैब के अंदर ये करवा ही नहीं सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल नहीं करवा सकते, लैब में एक्सप्लोजन हो जाएगा। दैट्स वाई ये नहीं करवाते हम ये रिएक्शन को। ठीक है, एक रिएक्शन होती है जो कि हम एल्कीन्स में ही पढ़ते हैं, दैट इज स्वार्ट्ज रिएक्शन। स्वार्ट्ज रिएक्शन पढ़ते हैं, तो अगर सपोज आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा है कि या फिर तो हम कभी CH3F को प्रिपेयर ही नहीं कर पाएंगे, नहीं, स्वार्ट्ज रिएक्शन आप स्टडी करोगे, स्वार्ट्ज रिएक्शन से आप CH3F को आराम से प्रिपेयर कर सकते हो। वो रिएक्शन इस जितनी एक्सप्लोसिव नहीं होती है। ठीक है, मतलब वो तो बहुत ज्यादा कंट्रोल्ड मैनर में हो जाती है, पर इसकी ये आप रिएक्शन ऐसे नहीं करवा सकते, बिल्कुल नहीं करवा सकते जब तक आप फ्लोरीन को डाइल्यूट नहीं करते। क्योंकि आपने रिएक्टिविटी सीरीज, आपको पता है फ्लोरीन बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, मतलब इसकी रिएक्टिविटी देखी है ना आपने, अभी मैंने लिखवाई थी आपको। फ्लोरीन बहुत ज्यादा एक्सप्लोसिव रिएक्शन देता है, तो ये रिएक्शन अगर लैब में करवा दी तो बिल्कुल एक्सप्लोजन हो जाएगा, ब्लास्ट हो जाएगा। ठीक है, दैट्स वाई ये रिएक्शन हम लैब में नहीं करवा सकते हैं, एक्सप्लोसिव रिएक्शन होती है। अगर आपने CH3F को प्रिपेयर करना है तो आप स्वार्ट्ज रिएक्शन की हेल्प से प्रिपेयर कर सकते हो, अदरवाइज और कोई मेथड तो है नहीं। ऐसा क्लियर? ठीक है, तो अब इसके स्टेप्स लिखने की भी कोई जरूरत, बिकॉज ये तो क्या है, एक एक्सप्लोसिव रिएक्शन है। अब आप इसको करवा तो सकते हो, अगर आपको जैसे रिएक्शन करवानी है ना CH4 और फ्लोरीन की, तो आपको क्या करना पड़ता है, फ्लोरीन को पहले डाइल्यूट करना पड़ता है। फ्लोरीन सबसे पहले अगर आपको रिएक्शन करवानी है तो फ्लोरीन इज डाइल्यूटेड, किसके साथ डाइल्यूट करना पड़ता है, डाइल्यूटेड विद इनर्ट गैस दैट इज नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के साथ आपको फ्लोरीन को डाइल्यूट करना पड़ता है। उसके बाद जो है CH4 फ्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है और क्या देता है, कार्बन ब्लैक मिलता है, प्लस में HCl रिलीज होता है। ठीक है, तो अगर आपने फ्लोरीन को डाइल्यूट किया नाइट्रोजन के साथ तो ऐसा आपको मिल जाएगा। एक मिनट, मैंने यहाँ पे गलती करके ये F है, Cl थोड़ी, हम क्लोरीनेशन थोड़ी करवा रहे हैं, फ्लोरिनेशन करवा रहे हैं, तो दिस इज H।
ठीक है। तो ये रिएक्शन आप बिल्कुल नहीं करवाओगे, क्यों? क्योंकि एक्सप्लोजिव इन नेचर होती है। लेकिन आप करवा सकते हो जब आप फ्लोरीन को डाइल्यूट करोगे नाइट्रोजन के साथ। नाइट्रोजन इज अ इनर्ट गैस, तो किसी भी इनर्ट गैस के साथ अगर आप इसे डाइल्यूट कर सकते हो तो ये रिएक्शन ऐसे हो जाएगी। क्लियर? ओके, ठीक है। अगर अब मैं सपोज आपको रिएक्शन इसका मैकेनिज्म लिखने के लिए कहूं तो आप कैसे लिखोगे इसका? इस रिएक्शन का आप वो लिख सकते हो, चेन इनिशिएशन स्टेप। सबसे पहले बताना कैसे लिखोगे। चेन इनिशिएशन लिखना है इसका। मैकेनिज्म है ना, चेन इनिशिएशन में आता है सबसे पहले, फर्स्ट स्टेप चेन इनिशिएशन होता है। तो कैसे लिखोगे? सबसे पहले क्या होगा, फ्लोरीन है, फ्लोरीन जो होगा वो क्या होता है, आप जैसे ही उसको हीट लाइट दोगे या हीट प्रोवाइड करोगे, एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है ना, तो कैसे स्प्लिट हो जाएगा, फ्लोरीन के क्या बन जाएंगे, रेडिकल बन जाएंगे। सेकेंड स्टेप क्या होता है, बी स्टेप क्या होता है, चेन प्रोपेगेशन। चेन प्रोपेगेशन के अंदर क्या होता है, चेन प्रोपेगेशन के अंदर जो फ्लोरीन रेडिकल है वो किसके साथ अटैक करता है, CH4 के साथ, है ना। क्या बनाता है, ये वाला बॉन्ड ऐसे स्प्लिट होता है और कैसे बनता है, ये क्या हो जाता है, HF बन जाता है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या बन जाता है, मिथाइल फ्री रेडिकल बन जाता है। आपने अभी लिखा है ना, बस मैं आपको सिर्फ प्रैक्टिस करवा रही हूँ फ्लोरिनेशन कैसे हो रहा है। बिल्कुल सेम है जैसे क्लोरिनेशन करवाया था, कुछ नहीं चल रहा, आप कंपेयर करके देख लेना। सिर्फ क्लोरीन की जगह फ्लोरीन को रिप्लेस कर रहे हैं हम, कुछ भी नहीं कर रहे। ठीक है, देखते हैं। अच्छा, अब इसके अंदर क्या है, फ्लोरीन रेडिकल है, सॉरी मिथाइल रेडिकल है। मिथाइल रेडिकल किसके साथ रिएक्ट करेगा, मिथाइल रेडिकल रिएक्ट करेगा फ्लोरीन के साथ, और कैसे होगा, ये बॉन्ड ऐसे स्प्लिट कर जाएगा और क्या बनेगा, CH3F प्लस में क्या बनेगा, फ्लोरीन रेडिकल बनेगा। ठीक है, ठीक है, आई होप इज क्लियर। ये आप आराम से लिख सकते हो। क्लोरिनेशन जिसको आता है उसको ब्रोमिनेशन की कोई टेंशन नहीं है, फ्लोरिनेशन की कोई टेंशन नहीं है, आयोडीनेशन की कोई टेंशन नहीं है। सिर्फ आपको क्लोरिनेशन जो हमने अभी डिस्कस किया वो आना चाहिए। ठीक है, अब आप सोचोगे कि ये अब यहाँ लिख लेना चेन प्रोपेगेशन है, वैसे लिखने की कोई जरूरत नहीं है, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। फ्लोरिनेशन क्या है, वैसे फ्लोरिनेशन है। ठीक है, चेन टर्मिनेशन यहाँ आपको पता ही है क्या है, एक्सप्लोजिव रिएक्शन है। ठीक है, ओके। अब हम स्टडी करते हैं, फ्लोरिनेशन का हो गया आपका। अब हम स्टडी करते हैं आयोडीनेशन के अंदर। अब आयोडीनेशन के अंदर तो आपको पता है बिल्कुल ही जो है लीस्ट जो देता है ना वो आयोडीनेशन होता है, आयोडीनेशन ऑफ CH4 दैट इज मीथेन। अब आयोडीनेशन के साथ पता है क्या प्रॉब्लम होती है, आप कर तो दो रिएक्शन, CH4 प्लस में आयोडीन आपने ऐड कर दिया, क्या बनाओगे, CH3I बनाओगे और HI रिलीज करोगे, है ना, ये रिलीज करोगे आप। अच्छा, पर ये इस रिएक्शन में ये दिक्कत होती है कि ये ना रिवर्सिबल रिएक्शन होती है, जैसे ये बनता है ना वैसे ये बन जाता है। अब इसका अगर आप रीजन सुनना चाहोगे तो ये है कि जो HI है वो बहुत ज्यादा जो है ना स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। दिस इज वेरी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। HI जो बनता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, बनने ही नहीं देता। CH3 बताऊं क्या करता है, CH3I को डायरेक्ट मीथेन के अंदर कन्वर्ट कर देता है, इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। अब जैसे ये मीथेन में कन्वर्ट करेगा तो आप सोचोगे रिएक्शन करवाने की क्या जरूरत है, क्योंकि ये HI बनेगा, HI इसको डायरेक्टली इसके अंदर कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, तो दैट्स व्हाई इसके अंदर ये प्रॉब्लम आती है। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम आती है, पर ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हो सकती है, अगर आप क्या यूज करो, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करो। सपोज आपने HI जो बना है ना, बनते ही अगर आपने HiO3 के साथ रिएक्शन करवा दी, जैसे ये बना है वैसे ही अगर आपने HiO3 के साथ रिएक्शन करवा दी तो आपका बन जाएगा वाटर प्लस में आयोडीन। ठीक है, रिएक्शन बैलेंस कर लो, ये बन जाता है। ठीक है, जैसे ही आपने अगर ये करवा दिया उसके बाद ये चांसेस होते हैं कि HI के डिकम्पोजिशन को किया जा सके। ठीक है, तो जैसे ये रिएक्शन सिर्फ आप ऐसे करवा सकते हो। देखो, अगर मैं स्टार्टिंग से बताऊं तो आयोडीनेशन ऑफ एल्केन के अंदर कि अगर आपने मीथेन लिया और आयोडीन के साथ कंबाइन करोगे और ये सब बनेगा तो ये रिवर्सिबल होता है। रिवर्सिबल रिएक्शन होती है, क्यों? क्योंकि HI बनता है वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, क्या करता है, CH3I को जैसे ही बनेगा वैसे CH3I को मीथेन में कन्वर्ट कर देता है। पर हमें तो चाहिए प्रोडक्ट, अब इस रिएक्शन का क्या करेंगे, हमारे पास तो डायरेक्ट रिएक्टेंट ही आएगा। तो एक चीज हो सकती है इसके ऊपर काम करना। आप एक चीज कर सकते हो, अगर आपने HI के अंदर क्या डाल दिया, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल दिया। ये क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यहाँ पे आप HNO3 भी यूज कर सकते हो, या और कोई अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है तो वो भी यूज कर सकते हो। ठीक है, तो सपोज आपने जैसे ही HI बना, उसको अगर आपने HiO3 के साथ रिएक्शन करवा दी ना तो ये बन जाएगा। उसके बाद इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये डायरेक्ट आपकी जो है ये बन जाता है। ठीक है, फिर ये CH3I बनता है तो वो जो है डायरेक्ट रिवर्सिबल रिएक्शन में नहीं कन्वर्ट होता। ठीक है, तो यू कैन डिकम्पोज इट बाय combining the HI with strong oxidizing agent. Okay, hence
जो आपका आयोडीनेशन होता है वो कैसा स्टेप होता है, वो बहुत ज्यादा स्लो स्टेप होता है। स्लो स्टेप क्यों होता है, क्योंकि इसके अंदर जो एक्टिवेशन एनर्जी होती है ना उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा हाई होती है, ठीक है। एक्टिवेशन एनर्जी इस रिएक्शन के लिए बहुत ज्यादा हाई होती है, देयरफॉर आयोडीनेशन ऑफ CH4 इज द स्लो स्टेप। ओके, अब इस रिएक्शन के अंदर अगर मैं आपसे बोलूं कि आपको इनिशिएशन प्रोपेगेशन के स्टेप्स लिख के दिखाने हैं तो आप लिख सकते हो। पहले आप खुद प्रैक्टिस करो, खुद लिखोगे, उसके बाद चेक करोगे, ठीक है। देखो सबसे पहले इनिशिएशन के अंदर आप कैसे करवाओगे, क्या होता है, आयोडीन रेडिकल होता है, सॉरी आयोडीन जो होता है ऐसे वो पहले स्प्लिट होता है, किसके अंदर स्प्लिट होता है, आयोडीन फ्री रेडिकल के अंदर स्प्लिट होता है, आयोडीन फ्री रेडिकल के अंदर स्प्लिट होता है, ठीक है। प्रोपेगेशन के अंदर क्या होता है, प्रोपेगेशन के अंदर होता है, अब आयोडीन फ्री रेडिकल को एक रिएक्शन प्रोपेगेशन लिखते हैं, तो अब यहाँ पे क्या है, आयोडीन रेडिकल है, आयोडीन रेडिकल को क्या दिख रहा है, CH4 दिख रहा है, तो ये क्या है CH3H और यहाँ पे आयोडीन रेडिकल, कैसे होगा, ये ऐसे स्प्लिट होगा और ये इसके ऊपर अटैक कर लेगा, तो जैसे ही इसके ऊपर अटैक करेगा क्या यहाँ पे रिलीज होगा, CH3 फ्री रेडिकल और HI। अब ये जो CH3 फ्री रेडिकल है ये किसके ऊपर अटैक करेगा, दोबारा आयोडीन के ऊपर अटैक करेगा, CH3 फ्री रेडिकल विल अटैक ऑन द आयोडीन, और क्या होगा, इनका बॉन्ड ऐसे ब्रेक कर जाएगा, जैसे ही बॉन्ड ब्रेक करेगा तो क्या रिलीज होगा यहाँ पे, CH3I और यहाँ पे आयोडीन रेडिकल, ठीक है। तो ये क्या होती है, प्रोपेगेशन स्टेप। अब आप सोच रहे हो कि हम इसके अंदर तो क्या यूज कर रहे हैं, लाइट यूज कर रहे हैं, इसके अंदर कुछ यूज नहीं कर रहे, तो आपको पता है कि प्रोपेगेशन एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, यहाँ पे रिलीज होती है हीट, ना कि यहाँ पर कुछ रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ आपको हीट देनी पड़ती है, लाइट देनी पड़ती है इनिशिएशन के अंदर, बाकी सब कुछ प्रोपेगेशन अपने आप चलता है, और आपको पता है ये स्टेप आपस में प्रोपेगेशन के अंदर रिपीट होते रहते हैं, ठीक है। ओके, तो दिस वाज ऑल अबाउट द हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन, जिसके अंदर हमने स्टडी किया है, इसका मैकेनिज्म स्टडी किया। अब एक बार आप मुझे ना क्लोरीनेशन ऑफ एथेन करके दिखाओगे, कुछ नहीं है, जैसे आपने क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन समझा है वैसे ही आप क्लोरीनेशन ऑफ इथेन मुझे करके दिखाओगे, ठीक है। मैं आपको टाइम दे रही हूँ, सबसे पहले आप खुद करोगे उसके बाद देखोगे। ओके, तो करें स्टार्ट, ठीक है। देखो C2H6 होता है क्या, एल्केन, एल्केन कह रही हूँ, सॉरी बार बार पता नहीं, आई डोंट नो, मैं बार बार इथेन को मीथेन को एल्केन क्यों कह रही हूँ, एल्केन तो होते ही ऑफ कोर्स, पर मतलब ये इथेन है, ठीक है। C2H6 है, अब C2H6 के अंदर क्या होता है, हमने क्या किया था मीथेन के अंदर, पहले क्लोरीन ऐड किया था, ओके। किसके प्रेजेंस में ऐड किया था, कुछ था क्या यहाँ पे, ऑफ कोर्स लाइट थी, लाइट के बिना तो ये रिएक्शन होगी ही नहीं, और क्या बना था, यहाँ पे क्या रिलीज होता है, HCl। देखो अब मैं इसको ऐसे स्प्लिट करूं, C2H5 और यहाँ पे मैंने H लगा दिया, और यहाँ पे मैं सपोज Cl को ऐसे ऐसे लिख रही हूँ, तो क्या होगा, यहाँ से HCl रिमूव हो जाएगा, ठीक है। HCl जैसे ही रिमूव होगा तो यहाँ पे क्या बनेगा, HCl बनेगा, ओके। और क्या यहाँ पे C2H5Cl, यहाँ पे क्या बन जाएगा, C2H5Cl, समझ में आया, ओके। ये काम करते हैं अब यहाँ पे, देखो सेकेंड स्टेप क्या होता है, C2H5 जो Cl है वो अगेन क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ हीट के प्रेजेंस में, क्या होगा, अब सपोज मैंने यहाँ पे C2H4Cl और यहाँ पे H लिया, तो यहाँ पे क्या HCl दोबारा रिमूव होगा और बनेगा क्या, C2H4Cl2 और रिलीज क्या होगा, अगेन HCl रिलीज होगा। अब दोबारा क्या होगा, दोबारा से क्या है, C2H4Cl2 यहाँ पे, C2H4Cl2 यहाँ पे, और दोबारा से क्लोरीन के साथ रिएक्शन होगी, क्या होगा, इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट होगी, कैसे होगी, ये क्या है, एक इसको रिप्लेस कर देगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, C2H3Cl3 आ जाएगा, फिर अगेन HCl होगा, ठीक है। अभी मैं इंक डाल देती हूँ, उसके बाद आपके स्टेप्स लिखो सबसे पहले, ठीक है। ओके, अब क्या होगा, C2H3Cl3 अगेन दोबारा क्लोरीन से रिएक्ट करेगा, ठीक है। क्या होगा, अगेन यहाँ पे एक H निकलेगा, यहाँ पे एक वो क्लोरीन ऐड हो जाएगा, C2 यहाँ पे H3 है तो क्या होगा, H2 हो जाएगा, यहाँ पे Cl3 है तो एक Cl ऐड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, HCl हो जाएगा। अगेन C2H2Cl4 दोबारा से क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा और क्या बनेगा, एक H यहाँ पे रिमूव करना है, क्या हो जाएगा, C2H, और Cl के अंदर एक और ऐड करना है, तो ये क्या हो जाएगा, Cl5 और यहाँ पे क्या रिलीज हो जाएगा, HCl, ठीक है। अब यहाँ पे स्पेस नहीं है, कंटिन्यूशन में ही है, पर मैं क्या करती हूँ, ये वाला स्टेप रब कर देती हूँ, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे क्या है, C2H5Cl दोबारा से क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा, होगा क्या,
सॉरी C2H है यहाँ पे, 5 नहीं है, C2HCl5 है, C2HCl5 है ना, ठीक है। यहाँ पे एक हाइड्रोजन रिमूव होगा, क्या हो जाएगा C2Cl6, यहाँ पे हो जाएगा C2Cl6 और यहाँ पे क्या रिलीज होगा HCl, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है, यहाँ पे क्या बन जाता है आपके पास C2Cl6 और HCl। ये लास्ट स्टेप होता है किस रिएक्शन का, क्लोरीनेशन ऑफ इथेन का। आई होप यहां तक तो सबने कर लिया होगा, इसमें कोई कुछ भी नहीं करना होता है। एक हाइड्रोजन को रिमूव करो, वहां उस हाइड्रोजन को रिप्लेस करके क्लोरीन ऐड करो, हाइड्रोजन को रिप्लेस करके क्लोरीन ऐड करो। देखो यहाँ पे क्या हुआ है, एक HCl को रिमूव कर दो, बस आप इजीएस्ट स्टेप है, HCl को रिमूव करो, बाकी का जो बनता है लिखो, HCl रिमूव करो, बाकी का जो बनता है लिखो। अगेन जब तक लिखना जब तक कि C2L6 नहीं हो जाता, C2Cl6 नहीं बन जाता। अब आपको पता है कब बना होगा, जब आपने क्लोरीन को एक्सेस में लिया होगा। अगर क्लोरीन को एक्सेस में लिया होगा तब ये बनेगा, अगर क्लोरीन को एक्सेस नहीं लिया होगा तो जो फर्स्ट स्टेप था यहाँ जो मैंने रब किया वही बनेगा, ठीक है। ओके, अब इसका हम स्टडी करें क्या, इनिशिएशन, प्रोपगेशन, टर्मिनेशन, वो स्टडी करते हैं। देखो अब क्लोरीनेशन ऑफ इथेन का हम क्या स्टडी करेंगे, सबसे पहले हम स्टडी करेंगे इनिशिएशन, प्रोपगेशन एंड टर्मिनेशन। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। देखो रिएक्शन क्या है, C2H6 क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट के प्रेजेंस में, और हमें मिलता क्या है, हमें मिलता है C2H5Cl प्लस में HCl। यही हमें रिएक्शन डिस्कस करनी है। अच्छा, अब आप सोच रहे होगे वहां पर तो अभी हमने C2Cl6 बनाया, तो उसके बनाने का क्या फायदा हुआ। तो मैंने आपको बताया था ना, ये कब बनता है, ये तब बनता है जब आपने क्लोरीन को एक्सेस में लिया होगा। क्लोरीन को एक्सेस में लेकर के तो यही बनेगा, यहां तक रिएक्शन स्टॉप ही नहीं होगी। पर जब आपने मीथेन को एक्सेस में लिया हुआ है तो ये थोड़ी बनेगा, यहीं पर स्टॉप हो जाएगा, आगे रिएक्शन बढ़ेगी नहीं, यहां तक रिएक्शन लिखने की जरूरत ही नहीं है। तो C2Cl6 का तो हम बना ही चुके हैं, अब हम ये देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला काम होता है यहाँ पे इनिशिएशन का। इनिशिएशन के अंदर क्या करते हैं, क्लोरीन रेडिकल है, इसको स्प्लिट करवाओ। क्लोरीन मोलिक्यूल को हीट देकर के आप क्या करवाओगे, Cl में रेडिकल में आपने स्प्लिट करवा दिया। प्रोपगेशन के अंदर क्या होगा, प्रोपगेशन के अंदर होगा, ये Cl रेडिकल है, इसको क्या दिख रहा है, C2H6 दिख रहा है, इसके ऊपर रिएक्ट करेगा C2H5 और यहाँ पे मैंने H लिख दिया और यहाँ पे क्या लिख दिया, क्लोरीन रेडिकल। होगा क्या, ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक होगा और ये इसके ऊपर अटैक करेगा, तो बनेगा क्या, यहाँ पर बनेगा प्रोडक्ट जो कि है C2H5 रेडिकल और HCl, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, C2H5 रेडिकल है, ये किसको, इसको एक रिएक्टेंट दिख रहा है डेट इज क्लोरीन, तो इसके ऊपर अटैक करेगा। C2H5 रेडिकल विल अटैक ऑन क्लोरीन और बनेगा क्या यहाँ पे, अब आपको पता ही है प्रोडक्ट क्या बनेगा, C2H5Cl और कौन सा रेडिकल रिलीज होगा, क्लोरीन रेडिकल रिलीज होगा, क्लोरीन चल रहा है ना, तो देयरफॉर ये यहाँ पे प्रोपगेशन स्टेप हो जाता है। क्या होगा, ये दोनों स्टेप आपस में रिपीट होते रहेंगे, पहले ये फिर ये फिर ये फिर ये प्रोपगेशन चेन चलती रहेगी, ऐसे चेन ऑफ द रिएक्शंस है ये। अब इसको रोकने के लिए थर्ड स्टेप क्या आता है, इनिशिएशन, प्रोपगेशन के बाद लास्ट स्टेप क्या आता है, रिएक्शन स्टॉप भी तो होगी, वो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, टर्मिनेशन कहते हैं। तो टर्मिनेशन के अंदर क्या होता है, टर्मिनेशन के अंदर जो जितने भी आपने रेडिकल बनाए, कौन कौन से रेडिकल बने हैं पहले मुझे ये बताओ, दो ही तो रेडिकल बने हैं, Cl रेडिकल है और C2H5 रेडिकल है। तो क्या हो सकता है, या तो Cl के साथ कंबाइन कर सकते हैं, या C2H5 रेडिकल C2H5 रेडिकल के साथ कंबाइन कर सकता है, या Cl रेडिकल C2H5 के साथ कंबाइन कर सकता है। Cl खुद के साथ कंबाइन कर दे, ये खुद के साथ कंबाइन करे, आपस में कंबाइन कर दे, प्रोडक्ट क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा यहाँ पे क्या बनेगा, Cl2, यहाँ पे क्या बनेगा C4H10 और यहाँ पे क्या बनेगा C2H5Cl। ओके, पर अब इस रिएक्शन के अंदर होता क्या है, ये स्टेप यहाँ आकर के खत्म नहीं होता, इसके अंदर और एक एडिशनल स्टेप होता है जो कि क्या होता है, देखो C2H5 रेडिकल है और यहाँ पे C2H5 रेडिकल है। एक्चुअली होता क्या है, ये इसको अपना एक हाइड्रोजन दे देते हैं, ठीक है, और क्या बन जाता है, यहां से एक हाइड्रोजन मैं यहाँ पे लिखती हूँ, सपोज C2H5 रेडिकल और C2H5 रेडिकल जब आपस में कंबाइन करते हैं तो क्या बनता है, देखो C4H10 तो बनेगा ही बनेगा, पर होता क्या है, ये जो फ्री रेडिकल होता है ना, ये क्या देता है, एक हाइड्रोजन इसको अपना निकाल के यहाँ दे देता है। अब इसने एक हाइड्रोजन दिया तो ये क्या बन गया, C2H4 बन गया, और इसने एक हाइड्रोजन दिया तो ये क्या बन जाता है, C2H6। ये एक एडिशनल स्टेप है जो कि क्या होता है, रेडिकल की वजह से बनता है। इस रिएक्शन को हम डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन भी कहते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ से एक हाइड्रोजन रिमूव हुआ है, इसने अटेन किया है, ठीक है, तो देयरफॉर ये क्या है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ये क्या, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, देयरफॉर क्या, ऑक्सीडेशन रिडक्शन।
हो रहे हैं, एक ही उसके हो रहे हैं, ठीक है, रिएक्टेंट के, देयरफॉर ये क्या होता है, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन होती है, और दिस इज द एडिशनल स्टेप इन द क्लोरीनेशन ऑफ इथेन। आई होप यू गेट दैट, ठीक है। तो देखो मीथेन और इथेन का एग्जाम्पल तो हम लास्ट वीडियो के अंदर स्टडी कर ही चुके हैं। इस वीडियो के अंदर मतलब स्टार्टिंग में हम अब प्रोपेन का एग्जाम्पल लेते हैं, है ना, प्रोपेन का एग्जाम्पल लेते हैं। इसके अंदर क्या करवाएंगे हम, हैलोजिनेशन करवाएंगे। ये क्या है, प्रोपेन, दिस इज प्रोपेन। इसके अंदर सपोज हम क्लोरीन ऐड करवाते हैं, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट और टेम्परेचर, एलिवेटेड टेम्परेचर, डिफ्यूज सनलाइट या यूवी रेज की प्रेजेंस में, तो कैसे सॉल्व होगा। लास्ट वाली क्लास के अंदर हमने कैसे सॉल्व किया था, स्टेप्स वही रहेंगे सेम। सबसे पहला स्टेप क्या होता है, इनिशिएशन, चेन इनिशिएशन। ओके, चेन इनिशिएशन के अंदर क्या होता है, सबसे पहले जो यहाँ पर मोलिक्यूल होता है दैट इज हेलोजन होता है, उसका ब्रेकडाउन होता है। तो क्या होगा, जो क्लोरीन मोलिक्यूल है वो कैसे स्प्लिट होगा, इसके क्या बन गए, फ्री रेडिकल्स बन गए, क्लोरीन मोलिक्यूल के फ्री रेडिकल्स बन गए। ओके, सेकेंड स्टेप क्या था, चेन प्रोपगेशन, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, चेन प्रोपगेशन डिस्कस करते हैं। अब चेन प्रोपगेशन के अंदर हमने क्या डिस्कस किया था, ये जो क्लोरीन रेडिकल होता है ये किसके ऊपर अटैक करता है, प्रोपेन के ऊपर अटैक करता है ना। तो सबसे पहला इसके अंदर चेन प्रोपगेशन के अंदर जो फर्स्ट स्टेप था वो क्या था कि CH3 CH2 CH3 के ऊपर कौन अटैक करेगा, क्लोरीन रेडिकल अटैक करेगा, ठीक है। अब क्लोरीन रेडिकल अटैक कर सकता है। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर दो टाइप की हाइड्रोजन्स प्रेजेंट है। कैसे, ये क्या है, प्राइमरी हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ये क्या है, सेकेंडरी हाइड्रोजन, ये क्या है, प्राइमरी हाइड्रोजन। अब ऐसे कैसे बता रहे हैं हम कि ये प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है, ये प्राइमरी है। तो आपको पता है इसका अगर हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, ये स्ट्रक्चर है, ये कार्बन किससे सराउंडेड है, सिर्फ एक कार्बन से ही सराउंडेड है, तो इसको हम क्या कहेंगे, प्राइमरी कार्बन कहेंगे। और प्राइमरी कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन अटैच होती है उन्हें हम क्या कहते हैं, प्राइमरी हाइड्रोजन कहते हैं, ठीक है। ये जो कार्बन है, ये वाला कार्बन मिडल वाला, वो किससे सराउंडेड है, इस कार्बन और इस कार्बन से सराउंडेड है, ठीक है। तो ये क्या हुआ, सेकेंडरी कार्बन हुआ। और सेकेंडरी कार्बन के साथ में जो हाइड्रोजन होती है उसे हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी हाइड्रोजन। ये अगेन क्या है, प्राइमरी कार्बन है। प्राइमरी कार्बन क्यों, क्योंकि इट इज सराउंडेड विद ओनली वन कार्बन, ठीक है, एक कार्बन से अटैच है तो प्राइमरी कार्बन है। और यहाँ पे जो हाइड्रोजन होगी वो क्या होगी, प्राइमरी हाइड्रोजन। प्राइमरी सेकेंडरी का पता चल गया, ठीक है। तो अब जो है यहाँ पर प्राइमरी सेकेंडरी हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो अब ना दो काम हो सकते हैं, या तो जो Cl रेडिकल है वो इस हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दे, इस हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दे, और या Cl रेडिकल इस हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दे। दो ही पॉसिबिलिटी है, ठीक है। अगर आप सोच रहे हो कि इसको भी तो रिप्लेस कर सकते हैं तो बात तो एक ही है, इस वाले को करे इस वाले को करे, वन एंड द सेम थिंग, ठीक है। तो अगर ये वाला जो क्लोरीन रेडिकल है वो एक इस प्राइमरी हाइड्रोजन को रिप्लेस करता है तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, CH3 CH2 रेडिकल सबसे पहले तो ये बनेगा, और प्लस में क्या रिलीज होगा, HCl रिलीज होगा, है ना, क्योंकि HCl का रिमूवल है। सेकेंड के अंदर अगर जो Cl रेडिकल है, मतलब यहाँ से अगर हाइड्रोजन रिमूव होता है तो क्या होगा, CH3 CH रेडिकल CH3, ऐसे हो जाएगा, CH3 CH रेडिकल CH3, और क्या रिलीज होगा, HCl रिलीज होगा, प्लस में HCl, ठीक है। लास्ट जो हम जिसने लास्ट वाली वीडियो देखी हुई है उसको तो ये चेन इनिशिएशन, चेन प्रोपगेशन के स्टेप समझ में आएंगे। जिनको ये नहीं पता है कि कैसे हम जो है प्रोपगेशन के अंदर कैसे करवाते हैं तो उन्हें ये नहीं पता चलेगा कि HCl कैसे रिलीज हो रहा है, ये वो। तो सबसे पहले आपको फ्री रेडिकल मैकेनिज्म पता होना चाहिए, ठीक है, उसके बाद ही आप ये सॉल्व कर सकते हो। अब यहाँ पे दो रेडिकल्स बन गए, एक तो ये वाला रेडिकल है और एक ये वाला रेडिकल है, ठीक है। अब चेन प्रोपगेशन के अंदर सेकेंड स्टेप क्या होता है, सेकेंड B स्टेप यहाँ पे लिखती हूँ मैं। चेन प्रोपगेशन के अंदर जो B स्टेप होता है वो क्या होता है, क्लोरीन का ऐड होना, मतलब कि इसके अंदर अगर क्लोरीन ऐड कर दिया जाए, ठीक, क्लोरीन का ऐड होना ही होता है ना, ओके। और सेकेंड स्टेप इसका क्या होगा, इसके अंदर क्लोरीन ऐड कर दिया जाए। मैंने इसको ऐसे करती हूँ, ऐसे ही लिखते हैं, CH3 CH2 रेडिकल है, ठीक है, इसके अंदर क्लोरीन ऐड हो जाए, यहाँ पे मैं रब कर रही हूँ ये, और या फिर CH3 CH रेडिकल CH3, इसके अंदर क्लोरीन ऐड हो जाए, ठीक है। ये B स्टेप ही चल रहा है, ये दोनों B स्टेप के एग्जाम्पल है, B स्टेप, ठीक है। इसके अंदर क्लोरीन ऐड हो जाए और इसके अंदर क्लोरीन ऐड हो जाए,
अब क्या होगा, क्लोरीन जब ऐड होगा, तो जब क्लोरीन ऐड होगा तो यहाँ पे कहाँ ऐड होगा, फ्री रेडिकल के यहाँ पे ही ऐड होगा, तो ये क्या बन जाएगा CH3 CH और यहाँ पे Cl CH3। और यहाँ पे जब क्लोरीन ऐड होगा तो फ्री रेडिकल के यहाँ पे हाइड्रोजन की कमी है, तो इसी को ये करेगा, यहीं पे ऐड होगा, तो CH3 CH2 CH2Cl यहाँ पे ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो अब आप देख रहे हो दो मेजर प्रोडक्ट बने हैं। मेजर तो अभी हम नहीं बता सकते कौन सा मेजर प्रोडक्ट है, मतलब हम ऐसे कह सकते हैं कि अगर आपने क्लोरीनेशन करवाया है किसका, प्रोपेन का, अगर आपने प्रोपेन का क्लोरीनेशन करवाया तो आपके पास ये दोनों प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, है ना। जब आप प्रोपेन का क्लोरीनेशन करवा रहे हो तो आपके पास ये दोनों प्रोडक्ट्स बन रहे हैं। तो अब हम सबसे पहले इन प्रोडक्ट्स को लिखते हैं। ठीक है, तो इसको मैंने रब कर दिया ऐसे, ये सिर्फ आपको मैकेनिज्म बताने के लिए था। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या प्रोडक्ट बन रहा है, एक तो CH3 CHCl CH3 बन रहा है, और एक प्रोडक्ट बन रहा है CH3 CH2 CH2Cl। अब आप सोचोगे कि क्या ये दोनों इक्वल अमाउंट में बनेंगे, तो नहीं, ये दोनों इक्वल अमाउंट में नहीं बनते हैं। ठीक है, इनकी अमाउंट क्या होगी वो अभी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ये देखते हैं कि कौन सा मेजर प्रोडक्ट होगा, कौन सा माइनर प्रोडक्ट होगा। ठीक है, मेजर प्रोडक्ट वो होता है जो ज़्यादा स्टेबल होगा, ऑफ कोर्स जो ज़्यादा स्टेबल होगा वही मेजर प्रोडक्ट बनेगा, और जो थोड़ा सा अनस्टेबल होगा वो माइनर प्रोडक्ट बनेगा। तो इनमें से अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें से और इसमें से कौन सा सबसे ज़्यादा स्टेबल है, तो आप कैसे डिफ्रेंशिएट करोगे। देखो, हमने इसके अंदर मीजोमैरिक इफेक्ट तो लग नहीं रहा, स्टेबिलिटी का ऑर्डर कैसे बताते हैं, मीजोमैरिक, उसके बाद हाइपर कॉन्जुगेशन, उसके बाद इंडक्टिविटी। आपको पता है यहाँ पे रेडिकल था, है ना, रेडिकल की प्लेस में यहाँ पे क्लोरीन आया है। ठीक है, तो इसमें मीजोमैरिक तो हो नहीं रहा, मीजोमैरिज्म तो है ही नहीं इसके अंदर, क्योंकि रेजोनेंस नहीं है। हाइपर कॉन्जुगेशन अगर आप देखोगे तो हाइपर कॉन्जुगेशन के अंदर यहाँ पे रेडिकल था, यहाँ पे कितने अल्फा हाइड्रोजन है, अगर अल्फा हाइड्रोजन की बात की जाए तो अल्फा, यहाँ पे रेडिकल था ना, कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन 6 है। और ये वाला रेडिकल था, मतलब जो इससे पहले वाला स्टेप था उसके अंदर ये रेडिकल था, तो यहाँ पे कितने अल्फा हाइड्रोजन है, इस रेडिकल के प्लेस पे तो ये Cl अटैच हुआ था, है ना। पहले ये रेडिकल था, ये ऐसे रेडिकल था, सेकंड स्टेप में आपने क्या करवाया था, क्लोरीन ऐड करवा के उसके बाद यहाँ पे Cl आया था। ठीक है, तो मतलब कि ये क्या है, ये एक रेडिकल ही था। तो अगर इस रेडिकल में क्या है, कितने अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ये जो कार्बन रेडिकल है इसके साथ 2 ही अल्फा हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 2 अल्फा हाइड्रोजन है। और हमें पता है कि जितने ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन होते हैं उतना ही ज़्यादा नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर ज़्यादा बनते हैं। जितने अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा उतने ही नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स ज़्यादा, और जितने हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स ज़्यादा होते हैं उतना ही कंपाउंड स्टेबल होता है, मोर विल बी द स्टेबिलिटी ऑफ द कंपाउंड। तो इसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा है, देयरफॉर हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर इसके अंदर ज़्यादा होंगे, देयरफॉर स्टेबल क्या होगा, ये सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। अब इन दोनों में से स्टेबिलिटी आपने पता कर ली, ये ज़्यादा स्टेबल है तो मेजर कौन है, ऑफ कोर्स मेजर यही कंपाउंड है, और माइनर कौन सा है, माइनर ये वाला कंपाउंड है। ठीक है, तो अब आपने ये तो बता दिया मेजर और माइनर कौन से होते हैं। इस लेक्चर के अंदर सिलेक्टिविटी एंड रिएक्टिविटी के अंदर हमें क्वेश्चंस के यही आंसर करने होते हैं कि कौन सा मेजर कंपाउंड बनेगा और कौन सा माइनर कंपाउंड बनेगा। आई होप इट्स क्लियर। ओके, अब ये तो हमने प्रोपेन की क्लोरीनेशन करवाई है, ठीक है। अब अगर फ्लोरीनेशन करवाएं, ब्रोमिनेशन करवाएं, आयोडीनेशन करवाएं, उससे पहले आप एक बात नोट करोगे, वो क्या है, देखो हमने लास्ट क्लास के अंदर डिस्कस किया था अबाउट रिएक्टिविटी। क्या रिएक्टिविटी का ऑर्डर था, हेलोजिनेशन जब हम एल्केन की करवाते हैं तो रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या था, यही था, सबसे ज्यादा रिएक्टिव क्या था, फ्लोरीन रिएक्टिव था, क्योंकि हमने देखा था ना कि फ्लोरीन तो डार्क के अंदर भी रिएक्शन कर देता है। क्लोरीन, उसके बाद क्लोरीन था, ब्रोमीन थोड़ा लेस विग्रस था क्लोरीन से, और आयोडीन के अंदर तो हमने स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज किया था, क्योंकि रिएक्शन क्या रिवर्सिबल रिएक्शन थी, तो वो तो बिल्कुल ही अनरिएक्टिव था, मतलब अनरिएक्टिव तो नहीं कह सकते, लीस्ट रिएक्टिव था। ठीक है, तो रिएक्टिविटी का ऑर्डर ये था हेलोजेंस का इन केस ऑफ हेलोजिनेशन। अब जो रिएक्टिविटी होती है ना वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, किसके, सिलेक्टिविटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। रिएक्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सिलेक्टिविटी। जो जितना ज्यादा रिएक्टिव होगा वो उतना ही कम सिलेक्टिव होगा। तो जो फ्लोरीन है ना वो लीस्ट सिलेक्टिव होता है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, और जो आयोडीन है वो मोस्ट सिलेक्टिव होता है। क्यों,
रिएक्टिव सबसे कम आयोडीन है, देयरफॉर मोस्ट सिलेक्टिव ये होगा, क्योंकि रिएक्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सिलेक्टिविटी। इतना समझ में आया? ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब हम एग्जाम्पल लेते हैं किसका, प्रोपेन की ही आप कराओगे ब्रोमिनेशन, इसको अंदर आप ब्रोमीन ऐड करवाओगे, ये सब कुछ करवाओगे। अब देखो क्या होगा, अब ब्रोमिनेशन करवाना है। ब्रोमिनेशन के अंदर क्या है, ब्रोमीन ऐसे कह सकते हैं कि सिलेक्टिव है ना, क्योंकि ब्रोमीन इससे थोड़ा मतलब सबसे ज़्यादा मोस्ट सिलेक्टिव तो आयोडीन है, पर थोड़ा सा सिलेक्टिव तो ये भी है, तो ब्रोमीन हम ऐसे कह सकते हैं कि ब्रोमीन इज सिलेक्टिव। अब सिलेक्टिव का क्या मतलब है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिलेक्टिव? सिलेक्टिव का मतलब है कि ये ना हाइड्रोजन को सिलेक्ट करेगा कि किसके ऊपर ज़्यादा ये मतलब कौन सा जो हाइड्रोजन है वो जो मेजर कंपाउंड क्या बनेगा। ठीक है, तो अब देखते हैं हाइड्रोजन का। अब ये क्या है, प्राइमरी हाइड्रोजन, ये भी क्या है, प्राइमरी हाइड्रोजन, पर ये क्या है, सॉरी ये क्या है, सेकेंडरी हाइड्रोजन, और ये क्या है, प्राइमरी हाइड्रोजन। तो अब यहाँ पे ब्रोमीन के पास क्या है, दो केस हो सकते हैं, या तो ये प्राइमरी हाइड्रोजन को हटा दे या फिर ये सेकेंडरी हाइड्रोजन को हटा दे। दोनों केस डिस्कस, मतलब प्रोडक्ट तो दोनों ही बनेंगे। CH3 अगर ये सेकेंडरी वाले को रिमूव कर देता है तो ये क्या बन जाएगा, CH Br CH3। एक प्रोडक्ट तो ये हो जाएगा अगर इसने सेकेंडरी वाले को रिमूव कर दिया। एक प्रोडक्ट ये ऐसे बन जाएगा, CH3 CH2 और CH2 Br, एक प्रोडक्ट ऐसे बन जाएगा। अब इन दोनों में से कौन सा मेजर होगा कौन सा माइनर होगा वो आप बताओगे ब्रोमीन की सिलेक्टिविटी। ब्रोमीन क्या है, ब्रोमीन सिलेक्टिव इन नेचर होता है। सिलेक्टिव का मतलब इसको हाइड्रोजन सिलेक्टिव चाहिए, मतलब कि हाइड्रोजन का जो ऑर्डर होगा ना वो ऐसे ऑर्डर में ये उसे सिलेक्ट करेगा, इस ऑर्डर में वो उसे सिलेक्ट करेगा। जो टर्शरी वाला हाइड्रोजन होगा सबसे मेजर वो बनेगा, पर यहाँ पे तो टर्शरी वाला कोई है ही नहीं, यहाँ पे तो टर्शरी हाइड्रोजन है ही नहीं। ठीक है, नहीं है तो उसके बाद ये सेकेंडरी वाला, सबसे मेजर प्रोडक्ट कौन सा बनेगा, सेकेंडरी वाला। तो सेकेंडरी हाइड्रोजन है, सेकेंडरी हाइड्रोजन, तो ये देयरफॉर ये क्या हो जाएगा, दिस इज विल बी मेजर प्रोडक्ट, और ये क्या है, माइनर प्रोडक्ट। आई होप इट्स क्लियर। क्लियर है ना, कि देखो प्रोपेन था, प्रोपेन की आपने ब्रोमिनेशन मैंने आपको करवाने के लिए कहा। अब आपको हमेशा रिएक्शन मैकेनिज्म लिखने की जरूरत नहीं है। आप देखोगे चेन इनिशिएशन, चेन प्रोपगेशन, चेन टर्मिनेशन, नहीं, ऐसे आपको बार बार। और वैसे भी मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगी जिसकी हेल्प से आपको ये सब करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, कौन सिलेक्टिव है कौन रिएक्टिव है, उससे आप आराम से मेजर और माइनर बता सकते हो। तो वो ट्रिक सुनने से पहले सबसे पहले आप ये देखोगे, मतलब आप एक बार चेक कर लो कि आपको समझ में तो आना चाहिए ना उस ट्रिक को समझने से पहले। तो देखो ब्रोमीन क्या होता है, ब्रोमीन सिलेक्टिव इन नेचर है, सिलेक्टिव इन नेचर है। सिलेक्ट कैसे करेगा हाइड्रोजन को, सबसे पहले वो देखेगा टर्शरी हाइड्रोजन। अगर उसे कंपाउंड में टर्शरी हाइड्रोजन मिलेगी तो टर्शरी हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा, खुद वहां पे अटैच हो जाएगा और मेजर प्रोडक्ट बन जाएगा। अगर टर्शरी हाइड्रोजन नहीं है उसके बाद वो सेकेंडरी हाइड्रोजन को ढूंढेगा। सिलेक्टिव है ना, क्योंकि सिलेक्टिव चॉइस कर रहे हैं, तो सेकेंडरी हाइड्रोजन उसे मिल गई तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन को रिमूव करके ब्रोमीन अटैच होगा और मेजर प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद प्राइमरी वाले को देखते हैं, तो सबसे ज्यादा क्या है, ये सेकेंडरी वाला, तो देयरफॉर दिस विल बी द मेजर एंड दिस विल बी द माइनर प्रोडक्ट। ओके, अच्छा अब ये तो हो गया। अब इसी के केस में अगर मैं आपसे कहूं आपको फ्लोरिनेशन करवाना है, अगर आपको कहा जाए CH3 CH2 CH3 इसके अंदर मैंने कहा आपको कि फ्लोरिनेशन करवाना है, अब प्रोडक्ट क्या बनेंगे, ये भी क्या है प्राइमरी, ये क्या है सेकेंडरी, ये क्या है प्राइमरी हाइड्रोजन। ठीक है, तो या तो फ्लोरीन क्या कर सकता है, इसको रिप्लेस कर सकता है या फिर इसको रिप्लेस कर सकता है। देखते हैं, CH3 CH फ्लोरीन और यहाँ पे CH3, और दूसरा क्या हो सकता है अगर ये यहाँ पे रिप्लेस कर दें। ओके, अब प्रोडक्ट तो आपने बना दिए, अब कौन सा मेजर है कौन सा माइनर है ये सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो फ्लोरीन तो लीस्ट सिलेक्टिव है, इससे सिलेक्टिविटी से मतलब ही नहीं होता, ये लीस्ट सिलेक्टिव है, ये ऐसे नहीं जाएगा कि टर्शरी वाला हाइड्रोजन देखो फिर सेकेंडरी देखो फिर प्राइमरी देखो, नहीं, फ्लोरीन ऐसे नहीं जाएगा, फ्लोरीन इज लीस्ट सिलेक्टिव। तो फ्लोरीन कैसे सिलेक्ट करेगा, फ्लोरीन जो होता है उसको चाहिए बिल्कुल लेस हिंड्रेंस वाली साइट, इट नीड्स लीस्ट स्टेरिक हिंड्रेंस, उसको लीस्ट स्टेरिक हिंड्रेंस वाली साइट चाहिए, उसको जो हाइड्रोजन जितनी जल्दी अवेलेबल है ना वो उसी को ले लेगा। उसे कोई ऐसे नहीं है कि मुझे, जैसे आप सपोज शॉपिंग करने जाते हो तो कुछ लोग बहुत ज़्यादा सिलेक्टिव होते हैं, वो बहुत ज़्यादा मतलब पहले सिलेक्ट करेंगे कि हाँ ये है, सब ट्राई करेंगे, उसके बाद कोई
मतलब कोई भी है जो भी आप क्लोथ लेने गए हो वो सिलेक्ट करेंगे, है ना। पर फ्लोरीन ऐसा नहीं है, फ्लोरीन को आप जो भी दे दोगे इजीली अवेलेबल, जो भी उसके सामने सबसे पहले आ जाएगा वो उसको सिलेक्ट करेगा, ठीक है। अब फ्लोरीन के सबसे सामने पहले इजीली कौन वो कर लेगा, किस हाइड्रोजन को इजीली अवेलेबल है, ये वाला हाइड्रोजन इजीली अवेलेबल है। क्यों? क्योंकि ये तो डायरेक्ट मतलब इसके आसपास तो कोई ग्रुप ही नहीं है, बस यहाँ पे लेफ्ट साइड में ग्रुप है। पर अगर आप सेकेंडरी का देखोगे तो सेकेंडरी तो दोनों जगह से क्या है, ऐसे है, CH2 है और यहाँ पर इसके पास बड़े ऐसे CH3 है, यहाँ पे इतने बड़े बड़े ग्रुप हैं, ठीक है। तो इस और यहाँ पे ये है, तो इस वाले कार्बन को, जो मिडल वाला कार्बन है, इसको उसके लिए रीच करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, ठीक है, क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस आ गई ना। CH3 यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो डायरेक्ट ऐसे हाइड्रोजन है, देखो अब ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन तो इजीली अवेलेबल है, क्या करेगा फ्लोरीन, इस हाइड्रोजन को रिमूव अटैक करके रिमूव कर देगा, इजीली अवेलेबल है। पर अगर यहाँ पर आएगा, यहाँ पर तो यहाँ पर आने के लिए देखो उसको पहले इस हाइड्रोजन का सामना करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि ये तो स्टेरिक हिंड्रेंस है, यहाँ से भी स्टेरिक हिंड्रेंस मिल रही है। तो दैट्स वाई मिडल वाले को क्या मिल रही है, मिडल वाले कार्बन को स्टेरिक हिंड्रेंस मिल रही है। स्टेरिक हिंड्रेंस मिलने की वजह से क्या होगा, वो ये वाला प्रोडक्ट मेजर नहीं बनेगा। कौन सा मेजर प्रोडक्ट बनेगा, ये मेजर प्रोडक्ट बनेगा, दिस विल बी द मेजर प्रोडक्ट, और ये क्या बनेगा, माइनर, ठीक है। क्योंकि फ्लोरीन जो होता है लीस्ट सिलेक्टिव है। आप ऐसे देखो, आप ऐसे लर्न करो, जो फ्लोरीन है, फ्लोरीन क्या होता है, कुछ लोग बहुत ज़्यादा सिलेक्टिव होते हैं अपनी चॉइस को लेकर के, दे आर वेरी सिलेक्टिव। अगर वो शॉपिंग करने जा रहे हैं तो उन्हें बहुत ज़्यादा वो है ना, सबसे पहले देखेंगे, अपना जो है सब कुछ चेक करेंगे, उसके बाद ही वो कुछ चीज़ परचेज करते हैं, है ना। पर फ्लोरीन ऐसा नहीं है। फ्लोरीन को जो टी शर्ट सपोज वो लेने गया तो जो टी शर्ट सबसे पहले उसके सामने आ जाएगी वो वही ले लेगा। वो इतना ज़्यादा सिलेक्टिव नहीं है, कैसी है उसकी, मतलब क्या उसका फैब्रिक है, वो ऐसा कुछ चेक नहीं करेगा, वो डायरेक्ट उसे ले लेगा, ठीक है। तो फ्लोरीन को इजीली अवेलेबल हाइड्रोजन चाहिए, इट नीड्स इजीली अवेलेबल हाइड्रोजन। इजीली अवेलेबल हाइड्रोजन तो यही है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस है, इधर सेकेंडरी कार्बन के ऊपर क्या है, स्टेरिक हिंड्रेंस है। स्टेरिक हिंड्रेंस होने की वजह से फ्लोरीन यहाँ पर नहीं होगा, और जो प्राइमरी है, प्राइमरी हाइड्रोजन है, वो इजीली अवेलेबल है। इजीली अवेलेबल होने की वजह से फ्लोरीन कहाँ पर अटैक करेगा, इस वाले हाइड्रोजन पर अटैक करेगा। देयरफॉर दिस विल बी द माइनर प्रोडक्ट एंड दिस विल बी द मेजर प्रोडक्ट। आई होप इट्स क्लियर। ओके, तो इतना समझना काफ़ी है इस टॉपिक के लिए। बस अब हम क्या करेंगे, अब हम एक मैथड सीखेंगे जिससे हम इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें, ठीक है। जिसको समझना है वो तो समझ चुका है, पर जिसको सिर्फ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है उसके लिए हम एक मेथड देखेंगे और हम उसी से अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलो देखते हैं। देखो यहाँ पे है एक्टिविटी वर्सेस सिलेक्टिविटी, एक्टिविटी वर्सेस सिलेक्टिविटी। दिस विल गोइंग टू बी वेरी यूजफुल फॉर सॉल्विंग द क्वेश्चन। देखो यहाँ पे मैं एक्टिविटी लिख रही हूँ। एक्टिविटी का मतलब कौन सा, जैसे प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शरी है, उसके बेसिस पे। ओके, अब मैं यहाँ पे लिखती हूँ हेलोजन्स। सपोज फ्लोरीन हेलोजन है, फ्लोरीन हेलोजनेशन मतलब फ्लोरीन, आप किसी भी एल्केन को फ्लोरीन से रिएक्ट करवा रहे हो तो इसके अंदर प्राइमरी ऐसे रेशियो रहेगी 1:1:1। अभी आपको समझ में नहीं आएगा, अभी आप सिर्फ टेबल बनाओ, हम अभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसके बाद आपको समझ में आएगा। अगर क्लोरीनेशन करवा रहे हो आप किसी एल्केन का, तो क्लोरीनेशन के बेसिस पे क्या होता है 1:3.8:5। और अगर आप ब्रोमिनेशन करवा रहे हो तो ब्रोमिनेशन के केस में क्या होगा, ब्रोमिनेशन के केस में होगा 1:81:1600। अभी आपने टेबल ड्रॉ कर ली। ओके, टेबल ड्रॉ करने के बाद आपको एक ये और लिखना है कि सिलेक्ट जो एक्टिविटी होती है ना, जो यहाँ पर एक्टिविटी होती है, ऐसे लिखो यहाँ पे, जो सिलेक्टिविटी इज इक्वल्स टू एक्टिविटी इनटू में नंबर ऑफ हाइड्रोजन अवेलेबल। बस अभी आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो या इसको अपनी नोटबुक में नोट डाउन करो, उसके बाद हम इस ट्रिक से क्वेश्चंस अपने सॉल्व करेंगे, कौन सा मेजर होगा, कौन सा माइनर प्रोडक्ट होगा। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया। ओके, तो अब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और आप ही बताओगे मुझे कि कौन सा मेजर प्रोडक्ट होगा, कौन सा माइनर प्रोडक्ट होगा, ठीक है। ओके, तो अब हम ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसके अंदर क्या है, ये क्या है, प्राइमरी हाइड्रोजन, सेकेंडरी हाइड्रोजन, प्राइमरी हाइड्रोजन। तो फ्लोरीन के पास ऑप्शन क्या है, दो ही ऑप्शन है, या तो प्राइमरी हाइड्रोजन को रिमूव कर दें या सेकेंडरी हाइड्रोजन को रिमूव कर दें।
तो अगर प्राइमरी हाइड्रोजन को रिमूव करता है तो क्या होता है, CH3 CH2 CH2F, ये बन जाएगा। और अगर सेकेंडरी हाइड्रोजन को रिमूव करता है तो क्या हो जाएगा, CH3 CHF CH3, ये हो जाएगा। अब कौन सा मेजर बनेगा कौन सा माइनर बनेगा, तो वही ट्रिक यूज करेंगे हम। सबसे पहले प्राइमरी कार्बन के लिए निकालते हैं। प्राइमरी के लिए क्या होगा, सिलेक्टिविटी इज इक्वल्स टू एक्टिविटी इनटू में नंबर ऑफ हाइड्रोजन अवेलेबल, है ना। अब हेलोजन कौन सा यूज कर रहे हो आप, फ्लोरीन हेलोजन यूज कर रहे हो। फ्लोरीन हेलोजिनेशन, फ्लोरीन के जब आप यूज कर रहे हो तो आपने टेबल बनाई है, उसके अंदर आपने क्या बनाया है, 1:1:1 रेशियो बनाई है, किसकी, फ्लोरीन की, यही बनाई है ना, चेक करो अपनी नोटबुक में, फ्लोरीन के लिए आपने यही लिखा है। और 1 क्या है, ये प्राइमरी कार्बन के लिए है, ये सेकेंडरी के लिए, ये टर्शरी के लिए, है ना। तो अभी हम किसका निकाल रहे हैं, प्राइमरी का निकाल रहे हैं। प्राइमरी के लिए जो एक्टिविटी है वो कितनी है, 1 है, देयरफॉर 1 N2 में नंबर ऑफ हाइड्रोजन, प्राइमरी के कितने हाइड्रोजन है, ये प्राइमरी का हाइड्रोजन, ये प्राइमरी का हाइड्रोजन, 3 + 3 दैट इज 6 हाइड्रोजन, ये प्राइमरी का हाइड्रोजन है और ये भी तो प्राइमरी का ही हाइड्रोजन है, प्राइमरी लिखा हुआ है ना, 3 + 3 6 हाइड्रोजन, तो इसकी सिलेक्टिविटी कितनी आ गई, 6। अब और क्या है, सेकेंडरी हाइड्रोजन का, सेकेंडरी हाइड्रोजन के लिए निकाल देते हैं, इसकी सिलेक्टिविटी इज इक्वल्स टू एक्टिविटी इनटू में नंबर ऑफ हाइड्रोजन अवेलेबल। अब सेकेंडरी के लिए फ्लोरीन का केस था ना ये, अभी आपने टेबल नोट किया, आपने यही नोट किया, आप चेक करो, ठीक है। सेकेंडरी के लिए फ्लोरीन का जो क्या होता है, एक्टिविटी 1 होती है, तो 1 इनटू में नंबर ऑफ हाइड्रोजन, सेकेंडरी हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हैं, देयरफॉर ये कितने हो गए, 2। तो अब आपको पता चल गया सिलेक्टिविटी किसकी ज्यादा दी है, जिसकी ज्यादा सिलेक्टिविटी उसी के वही मेजर प्रोडक्ट, तो सबसे ज्यादा सिलेक्टिविटी कितनी है, प्राइमरी की है ना, तो देयरफॉर प्राइमरी वाला जो है मेजर बनेगा और सेकेंडरी वाला क्या बनेगा, माइनर प्रोडक्ट बनेगा। समझ में आया। देखो सबसे पहले मैंने आपको बता दिया है कि वो मेजर क्यों बनेगा या माइनर क्यों बनेगा। अगर आपको सिर्फ, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करने से मतलब होता है, मतलब उनको चाहिए कि क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, क्योंकि आफ्टर ऑल आपने मार्क्स ही लाने हैं ना, कंसेप्ट्स को वो इतना ज़्यादा प्रेफर नहीं करते। जिसको ट्रिक यूज़ करनी है वो ट्रिक यूज़ कर सकते हैं, जिसको समझ के करना है तो मैं ऑलरेडी वो बता चुकी हूँ, ठीक है। वैसे अगर आपने समझ लिया तो आई थिंक मतलब मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप इससे ही जाओ, क्योंकि क्वेश्चन जल्दी सॉल्व करने, आफ्टर ऑल तो आपका मेन मोटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन सॉल्व करना ही है ना। तो देयरफॉर कंसेप्ट भी क्लियर करो, पर क्वेश्चन मेन जो है आपके आंसर आने चाहिए। तो इस तरीके से आप अपने आंसर देख सकते हो, ठीक है। क्या देखोगे, सबसे पहले चेक करोगे हेलोजन, हेलोजन है यहाँ पे, हेलोजन के लिए आप टेबल लिख लो, क्या था, ये थी आपकी 1:1:1, ठीक है। ये प्राइमरी के लिए, सेकेंडरी के लिए, टर्शरी के लिए। प्राइमरी के लिए यहाँ पे सिर्फ प्राइमरी और सेकेंडरी है, तो प्राइमरी और सेकेंडरी के लिए निकाल लिया, सिलेक्टिविटी निकाल ली, जिसकी सिलेक्टिविटी ज़्यादा उसका वो मेजर प्रोडक्ट बनेगा। आई होप इट्स क्लियर, ओके। तो यही क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था, अभी सॉल्व किया था, ठीक है, समझ के सॉल्व किया था। बस इसके अंदर क्या है, अब हमने ऐसे सॉल्व कर लिया, अब हम कुछ और क्वेश्चंस ट्राई करते हैं, ठीक है। अब ये क्वेश्चन ट्राई करते हैं। इसके लिए सबसे पहले आप लिख लिया करो, ये क्या दिख रहा है आपको, एल्केन है, सिंगल बॉन्ड है ना सारे, एल्केन है, एल्केन के अंदर क्या ऐड कर रहे हो, हेलोजन ऐड कर रहे हो, हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन हो गया। और क्लोरीन क्या है, क्लोरीन के लिए आपने क्या लिखा था ऑर्डर, 1:3.8:5, ये ऑर्डर लिखा था। इसके बेसिस पे हम सॉल्व करेंगे। ये क्या है, ये प्राइमरी के लिए, ये सेकेंडरी के लिए, ये टर्शरी के लिए, करें सॉल्व, ठीक है। अब ये क्या है, ये प्राइमरी है, यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा ये क्या है, प्राइमरी है, ये टर्शरी है, ये सेकेंडरी, 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 सेकेंडरी। प्राइमरी क्यों, क्योंकि ये कार्बन सिर्फ इसी कार्बन से अटैच है। ये टर्शरी क्यों है, क्योंकि इस कार्बन से अटैच है, इससे अटैच है और इससे अटैच है। सेकेंडरी क्यों है, एक इससे अटैच है, एक इससे, ठीक है। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी तो आप आइडेंटिफाई कर लोगे, ओके। अब क्या हो सकता है, क्लोरीन या तो प्राइमरी वाले हाइड्रोजन को रिमूव कर दें, तो कैसा प्रोडक्ट बन सकता है, प्राइमरी वाले को हाइड्रोजन को रिमूव कर देगा तो एक ऐसा प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है, ओके। एक तो ऐसा प्रोडक्ट बन सकता है, सॉरी ये क्या बना दिया मैंने, ऐसे यहाँ पे आएगा सीधा, ठीक है। एक क्या बन सकता है, सेकेंडरी, इस वाले सेकेंडरी को रिमूव कर दे तो क्या बन जाएगा, कुछ ऐसा बन जाएगा। अगर इस वाले हाइड्रोजन को रिमूव करेगा तो ऐसा प्रोडक्ट बन जाएगा। इस वाले हाइड्रोजन को भी रिमूव कर सकता है, ओके, तो ऐसा प्रोडक्ट बन जाएगा। टर्शरी को भी रिमूव कर सकता है तो ऐसा प्रोडक्ट बन जाएगा। अब आप सोचोगे ये वाला तो रह गए, तो अगर आप ऐसे लगाओगे, अगर आप ऐसे ड्रॉ करोगे, यहाँ पे Cl लगा दिया, यहाँ पे Cl लगा दिया, एक बार
ये वाला हाइड्रोजन रिमूव कर दिया, एक बार ये वाला हाइड्रोजन रिमूव कर दिया, तो इन दोनों में और इन दोनों में डिफरेंस ही क्या है, कोई डिफरेंस नहीं है ना। तो ये मेजर प्रोडक्ट्स आपके सिर्फ यही बन सकते हैं, ये 4 प्रोडक्ट्स बन सकते हैं। कुछ नहीं करना आपने, सिर्फ प्राइमरी एक हाइड्रोजन को रिमूव करो, क्लोरीन लगाओ। और क्या हो सकता है, टर्शरी को रिमूव कर सकता है, टर्शरी हाइड्रोजन को रिमूव करो, ये क्लोरीन लगाओ। सेकेंडरी को ये भी रिमूव हो सकता है, ये भी रिमूव हो सकता है, ठीक है, ये दोनों भी हो सकते हैं, पर बात तो सेम ही पड़ेगी ना, कोई डिफरेंस ही नहीं आएगा। तो देयरफॉर ये रिमूव किया, यहाँ पे अटैच किया, ये एक हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव किया, यहाँ पे क्लोरीन अटैच किया, इतना तो आपको करना पड़ेगा, ठीक है, ओके। उसके बाद आपने ये लिखा ही हुआ है, इसके अकॉर्डिंग बस आपको निकालना है। सबसे पहले प्राइमरी वाले के लिए निकालो। प्राइमरी वाले के लिए क्या होगी, सिलेक्टिविटी इज इक्वल्स टू एक्टिविटी इनटू में नंबर ऑफ हाइड्रोजन। एक्टिविटी कितनी है प्राइमरी के लिए, प्राइमरी के लिए एक्टिविटी है 1। नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं प्राइमरी के पास, कितने हाइड्रोजन है यहाँ पे 1 2 3, 3 हाइड्रोजन है ना, प्राइमरी के पास 3 हाइड्रोजन है, देयरफॉर 3, दैट इज कितनी सिलेक्टिविटी आ गई 3। सेकेंडरी के लिए निकाल लो, सिलेक्टिविटी इज इक्वल्स टू एक्टिविटी इनटू में नंबर ऑफ हाइड्रोजन। सेकेंडरी कार्बन के लिए एक्टिविटी क्या है 3.8 इनटू में नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने सेकेंडरी के, देखो 2 हाइड्रोजन यहाँ है, ये हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन यहाँ है, सेकेंडरी के ही है ना ये भी, 2 हाइड्रोजन यहाँ है और 2 हाइड्रोजन यहाँ है, तो टोटल कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 हाइड्रोजन हो गए, ठीक है, ओके। अब मैं इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करके दिखाऊंगी आपको, अभी इसको हम सॉल्व करेंगे, इसको ऐसे ही रहने दो। टर्शरी के लिए चेक करते हैं, तो सिलेक्टिविटी इज इक्वल्स टू एक्टिविटी इनटू में नंबर ऑफ हाइड्रोजन। एक्टिविटी कितनी है इसकी टर्शरी की, सॉरी हाँ टर्शरी की एक्टिविटी है 5 इनटू में नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं, टर्शरी के पास कितने हाइड्रोजन है, देखो ये कार्बन है, ये कार्बन है ना, यहाँ पे एक कार्बन तो इसी से अटैच है, एक कार्बन इससे अटैच है, एक कार्बन इससे, यहाँ पे एक ही हाइड्रोजन है, देयरफॉर एक ही हाइड्रोजन अवेलेबल है, तो इसकी कितनी आ गई 5। अभी मैं आपको ये बताती हूँ 3.8 इंटू 8 कितना होता है, जस्ट वेट। तो 3.8 इंटू 8 होता है 30.4। तो सबसे ज़्यादा सिलेक्टिविटी किसकी है, सबसे ज़्यादा सिलेक्टिविटी सेकेंडरी कार्बन की है, तो सबसे ज़्यादा मेजर प्रोडक्ट कौन सा होने वाला है, ये वाला और ये वाला, ये जो दोनों जो हैं वो मेजर प्रोडक्ट होंगे, ठीक है, क्योंकि सबसे जिसकी ज़्यादा सिलेक्टिविटी वो उतना ही ज़्यादा वही मेजर बनेगा। तो सेकेंडरी ये दोनों है, एक तो ये वाला प्रोडक्ट है और एक तो ये वाला प्रोडक्ट है, एक ये वाला प्रोडक्ट है, देयरफॉर ये दोनों मेजर प्रोडक्ट होंगे। आई होप इट्स क्लियर, ओके। अच्छा अब इस क्वेश्चन के अंदर देखते हैं, सबसे पहले क्लोरीन है, क्लोरीन के लिए क्या होता है, क्लोरीन के लिए जो ऑर्डर होता है प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी का, वो क्या होता है 1 3.8 एंड देन 5, यही होता है। ये क्या है प्राइमरी, ये क्या है टर्शरी, ये क्या है सेकेंडरी, नहीं प्राइमरी, ये क्या है टर्शरी, ये क्या है प्राइमरी, ये क्या है प्राइमरी। तो प्राइमरी को रिमूव कर सकता है और टर्शरी को रिमूव कर सकता है हाइड्रोजन, ठीक है। अगर वो प्राइमरी को रिमूव करता है तो ऐसा कुछ आ जाएगा प्राइमरी को रिमूव करके, और अगर वो टर्शरी को रिमूव करता है तो क्या होगा, ऐसा कुछ आ जाएगा। अब इन दोनों में से कौन सा मेजर है कौन सा माइनर है, आप कैसे बताओगे कौन सा मेजर है कौन सा माइनर है। यहाँ पे है ना, ये ऐसे होएगा, ए ऐसे, क्योंकि यहाँ पे CH3 है ना, यहाँ पे CH3 है, तो एक यहाँ Cl अटैच होएगा, ठीक है। तो ये अब कौन सा मेजर है कौन सा माइनर है, कैसे आप दिखोगे, ये इसी से होएगा। सिलेक्टिविटी सबसे पहले किसके लिए निकालोगे, प्राइमरी, प्राइमरी के लिए सिलेक्टिविटी क्या होता है, एक्टिविटी इनटू में नंबर ऑफ हाइड्रोजन। एक्टिविटी कितनी है इसकी, प्राइमरी के लिए एक्टिविटी है 1, नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने प्राइमरी के लिए, देखो यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है 1 2 3, 3 हाइड्रोजन यहाँ पे, 1 2 3 हाइड्रोजन यहाँ पे, 1 2 3 हाइड्रोजन यहाँ पे, 1 2 3 हाइड्रोजन यहाँ पे, 3 + 3 6, 6 + 3 9, 9 + 3 12, डेट इज इसके लिए कितनी आ गई सिलेक्टिविटी 12। अब टर्शरी के लिए निकाल लो, टर्शरी के लिए कितनी है सिलेक्टिविटी, टर्शरी के लिए सिलेक्टिविटी कितनी है, एक्टिविटी इनटू में नंबर ऑफ हाइड्रोजन। एक्टिविटी कितनी है टर्शरी के लिए 5, नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं, देखो एक कार्बन 3 बॉन्ड तो पहले ही बनाए हुए हैं, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक हाइड्रोजन ही है, यहाँ पे भी सिर्फ एक ही हाइड्रोजन है, तो 2 ही हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे कितना हो गया 10। तो अब मेजर कौन सा बनेगा माइनर कौन सा बनेगा, आप बता सकते हो कौन सा मेजर है, जो जिसका प्राइमरी वाला मेजर है, तो प्राइमरी वाला कौन सा है ये वाला, तो देयरफॉर ये मेजर प्रोडक्ट है और ये क्या है माइनर प्रोडक्ट,
तो दिस इज़ द मतलब ये मेथड है जिससे आप बता सकते हो कौन सा मेजर प्रोडक्ट है, कौन सा माइनर प्रोडक्ट है, बहुत ज़्यादा इजीली बता सकते हो। यू कैन सॉल्व मैनी एग्जाम्पल्स, ठीक है। मैं आपको एग्जाम्पल्स दे देती हूँ जिसको आप सॉल्व कर सकते हो एज अ होमवर्क। तो आप प्लीज़ इन सब क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट ले लो या फिर आप इसको नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है। आप ये ट्राई करके देखना, सब कुछ आपके पास ट्रिक है किस तरीके से आपको मेजर माइनर बनाना है। प्रोडक्ट आपको खुद ही बनाने पड़ेंगे। प्राइमरी हाइड्रोजन को रिमूव करो, सेकेंडरी को रिमूव करके देखो, टर्शरी को रिमूव करके देखो, फिर उस मेथड को सॉल्व करो, फिर चेक करो कि कौन सा मेजर है कौन सा माइनर है, ठीक है। ओके, नोट कर लिया आपने, ठीक है। अच्छा, तो अब हम ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो सबसे पहले क्या है, क्लोरीन ऐड करवाया, इसके लिए क्या होता है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। क्लोरीन के लिए होता है प्राइमरी के लिए 1, 3.8 एंड देन 5, ठीक है। ओके, अब ये क्या है प्राइमरी हाइड्रोजन, ये क्या है टर्शरी हाइड्रोजन, ये क्या है सेकेंडरी, यहाँ लिखती हूँ सेकेंडरी हाइड्रोजन, ये भी क्या है प्राइमरी हाइड्रोजन, ठीक है। अब देखो कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, कौन सा मेजर माइनर बनेगा, ये हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले प्राइमरी बन सकता है, प्राइमरी वाला एक तो ये कार्बन रिमूव हो सकता है कि ये वाला कार्बन रिमूव हो सकता है। तो सबसे देखें पहले, देखो अगर ये वाला हाइड्रोजन रिमूव होता है CH3 CH CH3 CH2 CH2 Cl, ये प्राइमरी वाला बन गया। ओके, सेकेंडरी वाला कैसे बन सकता है, ये वाला हाइड्रोजन रिमूव हो जाए तो क्या बन सकता है CH3 CH CH3 CHCl और यहाँ पे क्या CH3, ये सेकेंडरी वाला हो गया। एक टर्शरी वाला भी बन सकता है। टर्शरी वाला कैसे बनेगा, ये वाला रिमूव हो जाए तो क्या बनेगा CH3 CCl CH3 CH2 CH3। अब प्रोडक्ट तो आपने बना दिए, कौन सा माइनर बनेगा कौन सा मेजर बनेगा ये भी चेक कर लेते हैं हम, ठीक है। सबसे पहले प्राइमरी के लिए देखते हैं। प्राइमरी के लिए सिलेक्टिविटी इज इक्वल्स टू, मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, अब आपको फॉर्मूला पता है। एक्टिविटी क्या है प्राइमरी के लिए 1, नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने प्राइमरी के लिए 3 + 3 डेट इज 6, तो सिलेक्टिविटी क्या होगी आपकी यहाँ पे टोटल 6। क्लियर है, ठीक है। अब देखो हमने यहाँ पे एक गलती करी है, ये भी तो प्राइमरी हाइड्रोजन है, ठीक है। तो टोटल हाइड्रोजन कितनी होगी 3 + 3 + 3 डेट इज 9 हाइड्रोजन है टोटल। मैं इसको तो देखना भूल ही गई थी, 1 × 9 डेट इज 9। ओके, अब डिस्कस करें सेकेंडरी वाला। सेकेंडरी वाले के लिए जो सिलेक्टिविटी होगी वो क्या होगी, सेकेंडरी वाले के लिए एक्टिविटी है 3.8 × में क्या है, सेकेंडरी हाइड्रोजन कितने हैं, ये प्राइमरी ये टर्शरी ये प्राइमरी, सेकेंडरी के लिए 2 ही हाइड्रोजन है 2, 3.8 × 2 क्या होता है 7.6, ठीक है। टर्शरी के लिए चेक करते हैं। टर्शरी के लिए सिलेक्टिविटी इज इक्वल्स टू, टर्शरी के लिए एक्टिविटी क्या है 5 × में क्या है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं टर्शरी के लिए, ये प्राइमरी है, ये टर्शरी के लिए 1 है और बस 1 ही है 1, दैट इज़ कितने हो गए 5। तो 9 आ रहा है, 7.6 आ रहा है और 5 आ रहा है। जिसकी सिलेक्टिविटी ज़्यादा वो मेजर प्रोडक्ट, तो प्राइमरी की सिलेक्टिविटी ज़्यादा है, ये प्राइमरी है, देयरफॉर ये जो होगा आपका मेजर प्रोडक्ट होगा। अब आपने मेजर प्रोडक्ट तो बता दिया, अब सपोज मैं आपसे पूछूं कि परसेंटेज बताओ मुझे, इसकी कितनी परसेंट बनेगी, इसकी कितनी परसेंटेज, इसकी कितनी, तो अब सपोज मैं आपसे कहूँ कि ये तो मेजर प्रोडक्ट बन गया पर इसकी परसेंटेज कितनी है, तो परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करते हैं आप, मार्क्स जैसे आपके सपोज टोटल मार्क्स आपको कैलकुलेट करने होते हैं परसेंटेज, तो कैसे कैलकुलेट करते हो, जितने मार्क्स ऑब्टेन है डिवाइड बाय में टोटल मार्क्स इनटू में 100, ऐसे करते हो। यहाँ भी आप ऐसे ही करोगे। पहले प्राइमरी की परसेंटेज आप कैलकुलेट करो, क्योंकि प्राइमरी वाला मेजर प्रोडक्ट है ना, तो पहले प्राइमरी की परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं कि ये कितने परसेंटेज में कंपाउंड बना होगा, ठीक है। ओके, सबसे पहले यहाँ पे क्या आएगा, ऊपर आएगा जो आपने सिलेक्टिविटी निकाली थी। प्राइमरी की सिलेक्टिविटी कितनी थी 9 थी, सेकेंडरी की सिलेक्टिविटी कितनी थी 7.6, टर्शरी की सिलेक्टिविटी कितनी थी 5 थी। ये सिलेक्टिविटी आई थी ना, ये सब की क्या आई थी सिलेक्टिविटी, तो प्राइमरी की सिलेक्टिविटी कितनी है 9 डिवाइड बाय में टोटल, इन सबको प्लस करो, इन सबको ऐड करोगे तो आपका आंसर आएगा 9 + 5 दैट इज 14, 14 + 7 21, 21.6, तो डिवाइड बाय में 21.6 इनटू में 100, और इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा, 1 मिनट रुको मैं कैलकुलेटर में सॉल्व करके दिखाती हूँ। हाँ, तो इसका आंसर आएगा 42%, ठीक है। तो परसेंटेज इस कंपाउंड की कितनी परसेंट होगी, डेट इज 42%। क्लियर, ओके। अब सपोज मैं आपको सेकेंडरी के लिए कैलकुलेट करने को कहूँ तो कैसे कैलकुलेट करोगे सेकेंडरी के लिए परसेंटेज, सेकेंडरी का क्या है सिलेक्टिविटी 7.6,
डिवाइड बाय में टोटल सिलेक्टिविटी कितनी है 21.6 इनटू में 100। इसको सॉल्व करके दिखाऊं कितना आएगा। इसको सॉल्व करने से आएगा आपके पास 35%। तो सेकेंडरी वाला कितने परसेंट में बनेगा 35% में, और टर्शरी वाला 100 कैलकुलेट भी कर सकते हो, अदरवाइज ऐसे भी कर सकते हो 100 माइनस में 42 प्लस में 35, जितना बच गया वो टर्शरी वाला बनेगा। आई होप इट्स क्लियर परसेंटेज कैसे निकालनी है। ठीक है, तो अब जो है मैंने आपको इसके अंदर सारा निकालना सिखा दिया कैसे आपको निकालना है। बस एक और एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं परसेंटेज कैसे निकालनी है, सो दैट आप और भी ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलो, ये हमने जो स्टार्टिंग में क्वेश्चन डिस्कस किया था, मैं इसको दोबारा नहीं बताऊंगी, मैं डायरेक्ट सिर्फ और सिर्फ इसके प्रोडक्ट लिख रही हूँ बस। आपको ये पता है क्योंकि हम इसको ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, CH3 CH2 CH2 Cl। अब इसमें से बस हमें ये बताना है कौन सा प्रोडक्ट की क्या परसेंटेज होगी, कौन सा मेजर होगा, कौन सा माइनर होगा। ठीक है, मेजर माइनर में कैसे डिफ्रेंशिएट करना है, क्या है क्लोरीन है, क्लोरीन के लिए प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी क्या होती है, क्या होती है एक्टिविटी उसके लिए, प्राइमरी के लिए क्या होती है 1, सेकेंडरी के लिए क्या होती है 3.8, टर्शरी के लिए क्या होती है 5। स्टार्ट करें, कितने हाइड्रोजन है, ये प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है, ये प्राइमरी है। पहले प्राइमरी के लिए निकालते हैं। प्राइमरी के लिए क्या होगा, सिलेक्टिविटी इज इक्वल्स टू एक्टिविटी कितनी है 1, नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं प्राइमरी के लिए 3 + 3 डेट इज 6, तो कितना हो गया 6। सेकेंडरी के लिए सिलेक्टिविटी कितनी है, सेकेंडरी के लिए 3.8 इनटू में कितने सेकेंडरी के हाइड्रोजन है 2। इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आंसर आएगा 7.6। ठीक है, तो आपने मेजर और माइनर तो बता ही दिया कि सेकेंडरी वाला क्या होने वाला है, दिस इज मेजर दिस इज माइनर। अब मैंने तो ये पूछा ही नहीं, मैंने तो परसेंटेज पूछी है, कौन सा कंपाउंड कौन सी परसेंटेज में होगा। तो परसेंटेज निकालनी हो तो कैसे करोगे, सबसे पहले क्या आएगा सिलेक्टिविटी, इसकी सिलेक्टिविटी कितनी है प्राइमरी की 6 अपॉन में टोटल सिलेक्टिविटी 7 + 6 दैट इज 13.6। ये तो क्या होगा टोटल सिलेक्टिविटी हो गया, तो क्या होगा 6 डिवाइड बाय में 13.6 इनटू में 100। और इसका कैसे परसेंटेज निकालोगे, क्या है सेकेंडरी का, सबसे पहले सिलेक्टिविटी 7.6 डिवाइड बाय में टोटल कितनी है 13.6 इनटू में 100। अब इसे सॉल्व करते हैं, तो जब आप इसे कैलकुलेटर में सॉल्व करोगे तो इसका आंसर क्या आएगा 44% आएगा। वैसे तो अप्रोक्सीमेटली हम 45% ले चलते हैं, और ये कितना आ जाएगा डेट इज इक्वल्स टू 55%। तो अगर आपसे कोई परसेंटेज पूछने लगे इन दोनों कंपाउंड की परसेंटेज क्या है तो आप ऐसे बता सकते हो, कुछ नहीं करना, सिलेक्टिविटी डिवाइड बाय में टोटल सिलेक्टिविटी इनटू में 100। आई होप दिस लेक्चर इज क्वाइट यूजफुल फॉर यू ऑल। ठीक है, अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड स्टिल आपको कोई डाउट हो तो यू कैन जस्ट टेल मी, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।